दोस्तों नमस्कार। आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब टीचिंग एग्जाम चैनल पर। आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि बहुत बेहतर पेपर आप लोग करके आए होंगे और आरपीएससी ने जैसा एक ट्रेंड लगभग सेट कर लिया है कि बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन पेपर नहीं पूछा जाएगा। तो पिछले जो दो पेपर से जीके के रहे उनकी तरह जो आज का पेपर है अच्छे स्टैंडर्ड का पेपर था। कुछ क्वेश्चंस से बेसिक कह सकते हैं, मैंने एक शब्दावली काम में ली, कुछ क्वेश्चंस बेसिक हो सकते हैं, कुछ टिपिकल और कुछ टिपिकल से थोड़ा सा और अच्छा प्रश्न है। क्योंकि जहां पर अगर सेक्शंस में धाराओं को लेकर के चर्चाएं होती हैं तो इसका मतलब क्वेश्चन पेपर का जो लेवल है वो अच्छा खासा है। तो चलिए पहला प्रश्न आज का आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आयरिश संविधान से ली गई है? आयरिश का मतलब है आयरलैंड के संविधान से ली गई है। पहला है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। तो दोस्तों ये प्रोविजन हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहां से लिया है हमने? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। फिर है राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन। तो ये लिया है हमने आयरलैंड के संविधान से। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, तो सदस्यों का चुनाव का जो प्रावधान है वो हमने लिया है दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से, साउथ अफ्रीका। रही बात प्रस्तावना में जस्टिस को लेकर, न्याय को लेकर, तो 1917 की जो रूसी क्रांति थी उस रूसी क्रांति से हमने न्याय का कॉन्सेप्ट लिया है। तो सीधी सी बात हमारे से पूछा गया है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है जो आयरिश संविधान से ली गई है? तो आयरिश संविधान से हमने लिया है राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन। और राज्यसभा में सदस्यों के मनोनयन का जो प्रावधान है दोस्तों, अनुच्छेद 80 का क्लोज 1 और 80 का क्लोज 3 साफ शब्दों में लिखा गया है। रही बात संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, तो आर्टिकल 108 अनुच्छेद 108। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की अगर मैं बात करूं तो अनुच्छेद 80 के क्लोज 4 में राज्यों से और 80 के क्लोज 5 में संघ शासित प्रदेशों से प्रावधान किया गया है। और चूंकि प्रस्तावना में न्याय का उल्लेख है जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये हमने 1917 की रूसी क्रांति से लिया है। तो सबसे हार्ड आज पेपर का लेवल कैसा था आज? शानदार, मैं कह रहा हूं अल्टीमेट। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि बहुत सीधा सा फैक्ट पूछ लिया। अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत बेहतर है तो ही आज के पेपर में आप लोगों के अच्छे मार्क्स आएंगे। दूसरा, कैबिनेट मिशन योजना से संबंधित गलत कथन बताना है आपको। पहला है, प्रत्येक प्रांत की सीटों को 2 प्रमुख समुदाय हुए। दोस्तों याद रखना 2 नहीं थे बल्कि 3 समुदाय थे। पहला सामान्य, दूसरा मुस्लिम और तीसरा समुदाय था सिख कम्युनिटी। ये कह रहा है 2 प्रमुख समुदाय में, सिर्फ मुसलमान और सामान्य, तो तीसरा भी था। तो देखो गलत तो ये हो गया, तो अपना सही जवाब तो ये हो जाएगा। दूसरा कह रहा है प्रांतीय विधानसभा में सदस्यों ने अपने प्रतिनिधियों को आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा चुना। तो सीधी सी बात है, संविधान सभा के जो सदस्य थे वो प्रांतों से उनकी विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुने गए थे। जनता ने डायरेक्टली वोट देकर उनको नहीं चुना था। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चुनाव का तरीका उन्होंने परामर्श से तय किया था। दोस्तों याद रखना, देशी रियासतों से भी सदस्यों का निर्वाचन भी हुआ और मनोनयन भी हुआ, लेकिन इसका हक खुद देशी रियासतों का था। उन्होंने खुद ने तय किया कि हमारे यहां से सदस्यों का चुनाव होगा या मनोनयन होगा। चौथा है, प्रत्येक प्रांत और प्रत्येक देशी रियासत या रियासतों के समूह को उनकी संबंधित जनसंख्या के अनुपात में सीटें देगी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 10 लाख, लगभग 10 लाख सदस्यों पर 1 सीट तय की गई थी। तो कौन सा गलत हो गया? फिर पहला गलत हो गया। ठीक है। डॉक्टर बी आर अंबेडकर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। देखो डॉक्टर अंबेडकर को लेकर के क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा था, लेकिन आज पूछ लिया, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। डॉक्टर अंबेडकर को मद्रास से संविधान सभा की सीट के लिए चुना गया था। दोस्तों याद रखना, 1947 से पहले की अगर मैं बात कहूं या यूं कहूं कि जब संविधान सभा का गठन हुआ था तो उस समय डॉक्टर अंबेडकर चुने गए थे जयसुर कुलमा बंगाल से। कहां से चुने गए थे? जयसुर कुलमा बंगाल से। लेकिन जब देश आजाद हो गया तो सीधी सी बात है, जब मुस्लिम लीग की सीट थी वो रिक्त हो गई, तो फिर उन्होंने बंबई उत्तर से सदस्यता ग्रहण की।
बंबई उत्तर से। जबकि यहां क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि डॉक्टर अंबेडकर को मद्रास से संविधान सभा की सीट के लिए चुना गया ना, तो मद्रास नहीं आएगा यहां पर, या तो बंगाल आएगा और या फिर बंबई उत्तर आएगा। तो पहला तो क्या हो गया, गलत। दूसरा, डॉक्टर अंबेडकर ने 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम मसौदा, याद रखना प्रथम मसौदा जो भारतीय संविधान का था वो BN राव ने पेश किया था, बेनेगल नरसिंह राव ने, और जो अंतिम मसौदा है वो प्रारूप समिति ने पेश किया था। और चूंकि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर अंबेडकर साहब, तो फिर अंबेडकर साहब ने अंतिम रूप से 4 नवंबर 1948 को पेश किया। तो इसमें देख लो, इसमें क्या पूछा है, कौन सा या कौन से कथन सही है, तो इसमें केवल 2 सही है। तो केवल 2 सही है, मतलब क्या आ जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार भारतीय संविधान के द्वारा केवल नागरिकों को दिए गए हैं। तो देखिए, मैं जब ये मौलिक अधिकारों को लेकर अपन चर्चा करते हैं क्लास में, तो वहां मैंने आपको बता रखा अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, इन 5 आर्टिकल्स में उल्लेखित जो मौलिक अधिकार हैं वही सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को प्राप्त है, सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अब यहां पर देखते हैं अपन, तो धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, तो सीधी सी बात है अनुच्छेद 15 की चर्चा की गई यहां पर, तो ये तो है। दूसरा, अल्पसंख्यकों को संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, तो ये आर्टिकल 29 अनुच्छेद 29 में इसका उल्लेख किया गया है, ये भी ठीक है। विधि के समक्ष क्षमता, तो विधि के समक्ष क्षमता और विधियों का समान संरक्षण, ये तो आर्टिकल 14 में पढ़ते हैं अपन, अनुच्छेद 14 में पढ़ते हैं अपन, तो ये नहीं है। फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो इसमें अनुच्छेद 23 और 24, तो ये भी नहीं है। तो पहला और दूसरा आ जाएगा। अब देख लो, पहला और दूसरा, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है इसका। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के लिए पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, कल भी था पुनर्निर्वाचन का, आज पुनर्निर्वाचन, लेकिन कुछ अलग प्रकार से पूछा गया है। क्या पूछा गया इसमें, कुछ अलग प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, तो याद रखना इसको। आर्टिकल 57, तो 57 कहता है राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन का प्रावधान, और पुनर्निर्वाचन के बारे में क्या कहा गया है कि संवैधानिक उपबंधों के अंतर्गत भारत में कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में पुनर्निर्वाचित हो सकता है। तो देखो, क्वेश्चन का सही जवाब तो क्या आ जाएगा, 57। 58 में है राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यताएं, क्वालिफिकेशंस, भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो और वो किसी लाभ के पद पर ना हो। 59 में है राष्ट्रपति के पद से संबंधित शर्तें, कि अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति संसद सदस्य या राज्य विधानमंडल के सदस्य के रूप में राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है, तो पहले वाली जो सदस्यता ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, उसकी समाप्त हो जाएगी। दूसरा, वो राष्ट्रपति बनने के बाद कोई लाभ का पद ग्रहण नहीं करेगा। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है कि उसको जो वेतन भत्ते हैं, सेवा शर्तें हैं, वो भारतीय संविधान की अनुसूची 2 के प्रावधानों के अंतर्गत उनको दिए जाएंगे, राष्ट्रीय भवन रहने के लिए। बढ़िया, शानदार। और सबसे बड़ी बात है, फिर क्लोज 4 कहता है कि पद पर रहते उनमें कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। 56 में है कार्यकाल, तो यहां अपने से क्या पूछा है, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, तो इसमें आ जाएगा आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 15 में ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। ठीक है, जो दोस्त बता दिया ना वो ठीक है। मैथ भाई अनिल, राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप जो 21 का मेंशन कर रहे हो, ये सिस्टम अलग है, ये तो उद्देश्य प्रस्ताव को लेकर के आप डिस्कस कर रहे हो। तो राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। राज्य की नीति के निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत है, तो यहां बात की गई है आर्टिकल 37 की, और 37 में 3 चर्चाएं हैं। पहली चर्चा तो यह है कि जो डीपीएसपी है, इनकी प्रकृति अप्रवर्तनीय होती है, नॉट एनफोर्सेबल, अवाद योग्य, कि आप डीपीएसपी को लेकर के कोर्ट नहीं जा सकते। दूसरा, डीपीएसपी है, ये शासन में मूलभूत होते हैं। और तीसरा है कि डीपीएसपी जब भी विधि निर्माण होता है, जब कानून निर्माण होता है, तो इसको लागू कर पाना या उसको आधार मानना राज्य का क्या होगा, कर्तव्य होगा। ये 3 बात कहता है।
तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत है, सही बात है जी। दूसरा, राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों को विधि निर्माण में लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, बिल्कुल सही बात है। राज्य की नीति के निर्देशक तत्व केवल उच्चतम न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय है। जब नेचर ही अपरिवर्तनीय है तो सुप्रीम कोर्ट क्या हाई कोर्ट आएगा इसमें, तो ये हो गया गलत। अब प्रश्न पूछ रहा है कि उपयुक्त में से सही कथन या कथनों का चयन कीजिए, तो पहला दूसरा सही है इसमें, पहला दूसरा 4 आ जाएगा इसमें। अब है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा निम्नलिखित में से किन देशों से आने वाले बौद्धों को कुछ शर्तों के साथ भारत की नागरिकता प्रदान करने की छूट दी गई है, तो 3 आ जाएंगे इसमें, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। ठीक है। यदि यह प्रश्न उठता है कि राज्यसभा का कोई सदस्य भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची, अब दोस्तों याद रखना, पहली बात तो भारतीय संविधान में 52वें संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची का प्रावधान जोड़ा गया, 10th शेड्यूल जोड़ी गई थी। और 10th शेड्यूल के संदर्भ में याद रखना, जब अपन आर्टिकल 102 का क्लोज 2 पढ़ते हैं तो उसमें साफ शब्दों में दिया गया है कि लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, अगर कोई भी सदस्य दल बदल का दोषी पाया जाता है तो लोकसभा में उसके अध्यक्ष के द्वारा अंतिम निर्णय किया जाएगा, और अगर राज्यसभा की चर्चा हो तो वहां पर राज्यसभा का सभापति अंतिम डिसीजन करेगा। लेकिन याद रख लेना, 10वीं अनुसूची की बात यहां ना करके सीधा अगर यह पूछता कि संसद सदस्यों की निर्योग्यता के संबंध में, संसद सदस्यों की निर्योग्यता के संदर्भ में अंतिम डिसीजन किसका होता है, तो वो अंतिम डिसीजन होता है फिर राष्ट्रपति का। और राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा दी जाती है राय, ओपिनियन, और इसका एलिब्रेशन किया गया है आर्टिकल 103 में, अनुच्छेद 103 में इसका उल्लेख किया गया है। लेकिन चूंकि अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है, राज्यसभा को लेकर बात कर रहा है, तो यहां पर 102 के क्लोज 2 की बात की गई है और इसमें चेयरमैन ऑफ राज्यसभा आ जाएगा, फिर तो सभापति राज्यसभा का, तो 18 में क्या आ जाएगा 4। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति, देखो तीसरा पेपर है आज और कंटिन्यू वाइस प्रेसिडेंट से एक क्वेश्चन आ रहा है, तो भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जी। ठीक है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह राज्यसभा के सभापति के कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर सकता, बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल 64 साफ शब्दों में कहता है कि जो उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करता है। ठीक है जी। लेकिन अगर मान लीजिए वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है तो फिर राज्यसभा सभापति के रूप में काम नहीं करेगा, क्योंकि राज्यसभा सभापति के रूप में उस समय जो उपसभापति होगा वो काम करेगा। दूसरा, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है तो उसे राज्यसभा के सभापति का ही वेतन मिलता है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि आर्टिकल 65 का क्लोज 3 साफ शब्दों में कहता है कि अगर उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा का सभापति भी होता है, अगर वो राष्ट्रपति के रूप में काम करता है तो उसको वेतन भत्ते सभापति के रूप में नहीं मिलते। एक बात तो हमेशा याद रखना दोस्तों कि उपराष्ट्रपति के पद का कोई वेतन नहीं होता, उसको राज्यसभा सभापति के रूप में वेतन मिलता है। लेकिन अगर मान लो उपराष्ट्रपति किसके रूप में काम कर रहा है, राष्ट्रपति के रूप में, तो फिर उसको चेयरमैन के रूप में पेमेंट नहीं मिलेगा, उसको जितनी सारी सुख सुविधाएं हैं वो किसके समान मिलेगी, राष्ट्रपति के समान मिलेगी। तो मतलब दूसरा क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसमें पूछा है सही विकल्प, तो 19 में आ जाएगा 1, केवल 1 सही है, 4 आ जाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के संदर्भ में संघ का मंत्रिमंडल, याद रखना आर्टिकल 352 का क्लोज 3, मूल संविधान में शब्दावली थी मंत्री परिषद, लेकिन चूंकि हमें पता है कि 25 जून 1975 को जब देश में तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा तो आरोप यह लगा कि सिर्फ इंदिरा गांधी के कहने पर देश के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद साहब, उन्होंने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, तो आगे कोई प्रधानमंत्री शक्ति का दुरुपयोग ना कर सके, तो मोरारजी भाई देसाई सरकार के द्वारा एक संशोधन किया गया था 44वां, और उस 44वें संशोधन 1978 के द्वारा एक शब्दावली जोड़ दी गई कैबिनेट, जिसको हिंदी में कहते हैं मंत्रिमंडल। प्रश्न कह रहा है 352 के संदर्भ में संघ का मंत्रिमंडल शब्द विशेष रूप से किसको प्रदर्शित करता है या किससे संदर्भित है, तो देखिए कैबिनेट या मंत्रिमंडल का होता है प्रधानमंत्री के साथ उसकी केवल कैबिनेट के सदस्य, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मतलब है 3 प्रकार के मंत्री,
कैबिनेट, स्टेट और डेप्यूटी। लेकिन यहां पर चूंकि बात हो रही है सिर्फ कैबिनेट की, तो अब ऑप्शंस भी जाते हैं अपन। वह परिषद जो अनुच्छेद 75 के अधीन प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल स्तर के अन्य मंत्रियों से मिलकर बनती है, तो पहला ही सही आ जाएगा आपका। दूसरा है प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री द्वारा नामित दो अन्य मंत्री। दो ही कैसे हो सकते हैं, और भी तो हो सकते हैं। अनुच्छेद 74 के तहत प्रधानमंत्री की अध्यक्षता मंत्री परिषद तो आएगा ही नहीं ना। प्रधानमंत्री और सभी मंत्री जिसमें राज्य मंत्री भी शामिल है, तो कैबिनेट में राज्य मंत्री नहीं आएंगे। मंत्री परिषद में तीनों आ गए। यहां पर चर्चा किसकी हो रही है, सिर्फ कैबिनेट की बात हो रही है। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा इसमें, एक करेक्ट आ जाएगा। ठीक है जी। नेहरू लियाकत समझौते से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहली बात तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और लियाकत अली खान के बीच समझौता हुआ 8 अप्रैल 1950 को नई दिल्ली में भारत और पाकिस्तान के मध्य हस्ताक्षरित हुआ। सही बात है जी। दूसरा, नेहरू लियाकत समझौते का उद्देश्य भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा विवाद, याद रखना यह समझौता था अल्पसंख्यकों के हितों को लेकर, माइनॉरिटीज के जो इंटरेस्ट थे उनको लेकर, और साथ में जो शरणार्थी दोनों देशों में जा रहे हैं उनकी सुरक्षा को लेकर यह समझौता था। इसमें क्या दे रहेगा, सीमा विवाद, तो ये हो गया गलत। तो इसमें केवल एक सही आ जाएगा, केवल एक सही आएगा, चौथा आ जाएगा इसमें। ठीक है। अगला, भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से कौन सा देश यूपीआई लाइव देशों की सूची, अब दो चीजें हैं यहां पर याद रखना, एक है यूपीआई लाइव देशों की सूची, दूसरा डीपीआई डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग हेतु हस्ताक्षरित एमओयू देशों की सूची, दोनों में सम्मिलित है। ये देखो यहां पर बहुत बड़ा लॉजिक है दोस्तों, कि उस देश का नाम बताओ जो यूपीआई देशों की सूची में भी है और डीपीआई देशों की सूची में भी है। अब याद रखना, जो यूपीआई देशों की सूची है इसमें श्रीलंका भी है, नेपाल भी है, मालदीव नहीं है, भूटान भी है। तो देखो यहां पर हो जाएगा मालदीव गायब है भाई। ठीक है जी। दूसरा, अब जो डीपीआई को लेकर जो एमओयू हुआ उसमें मालदीव तो है लेकिन वहां पर गायब हो गया नेपाल और भूटान। तो फिर कौन सा बच गया, श्रीलंका बच गया। ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा, श्रीलंका आ जाएगा। भारत के संविधान में उच्चतम न्यायालय से संबंधित अनुच्छेदों के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में परमादेश रिट का उल्लेख है। तो भारतीय संविधान का एक आर्टिकल है जिसमें एक नहीं बल्कि 5 रिटों का उल्लेख किया गया है। सुप्रीम कोर्ट से रेलेवेंट बात कर रहा हूं मैं आपसे। यहां पर 4 आर्टिकल्स दे रखे अपने सामने। तो अनुच्छेद जो 137 है, 137 है, यह कहता है रिव्यू ऑफ जजमेंट्स, कि सुप्रीम कोर्ट जो भी जजमेंट देता है, जो भी डिसीजन देता है, खुद सुप्रीम कोर्ट उसकी समीक्षा कर सकता है, खुद सुप्रीम कोर्ट उसकी समीक्षा कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, दिए गए निर्णय में बड़ी संवैधानिक पीठ का गठन करके उस निर्णय में बदलाव भी कर सकता है। रिव्यू ऑफ जजमेंट 140 ये सुप्रीम कोर्ट की आनुषंगिक शक्तियों की बात करता है, सुप्रीम कोर्ट की विशिष्ट शक्तियां। 139 में रिटों को लेकर बात की गई है, और साथ में यह प्रावधान भी किया गया कि अगर भारतीय संसद चाहे तो सुप्रीम कोर्ट की जो रिट जारी करने की शक्ति उसमें वृद्धि कर सकता है। 5 प्रकार के रिट, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। ठीक है। लेकिन अपने को अधिकार परीक्षा जो है वो 4 नंबर पे रखनी है और उत्प्रेषण 5 नंबर पे लिखनी है, ये वाली बात याद रखना। फिर है आर्टिकल 138 अनुच्छेद 138 कहता है कि संसद अगर चाहे तो सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों में वृद्धि कर सकता है। मतलब संसद को सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों में वृद्धि करने की शक्ति प्राप्त है। 138 यहां पर सिर्फ रिट का मामला है तो ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। अब आ जाओ आप 2 फरवरी 2024 से निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति द्वारा एक त्रिस्तरीय चयन समिति की सिफारिश पर की जाती जिसमें शामिल नहीं है। दोस्तों याद रखना, मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया कि जब भी इलेक्शन कमीशन में, भारतीय निर्वाचन आयोग में अगर इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति करनी है तो राष्ट्रपति एक 3 सदस्यीय पैनल की सहमति के आधार पर करेगा। और उन्हें 3 सदस्यीय पैनल में नाम दिया गया कि एक तो होंगे प्राइम मिनिस्टर साहब, एक होंगे विपक्ष के नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा में,
और तीसरा होगा सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। पहले देश के राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया, फिर दिसंबर में इसको संसद में पेश किया गया और फरवरी में इसको कानून बना दिया गया। लेकिन इसको नहीं बनाया गया, ऑर्डिनेंस में ये जो प्रोविजन था सीजीआई का उसको तो हटा दिया गया और सीजीआई की जगह शामिल कर दिया गया कि प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त कोई जो कैबिनेट मंत्री है वो कैबिनेट मंत्री सदस्य होगा। तो यहां प्रश्न यही पूछ रहा है कि 2024 में जो चयन समिति बनाई गई उसमें शामिल नहीं है, तो ये भाई साहब भी शामिल नहीं है, हमारे जो सीजीआई है ये शामिल नहीं है। क्योंकि आज कौन कौन है, लोकसभा विपक्ष के नेता जैसे राहुल गांधी है, आज प्रधानमंत्री द्वारा नामांकित एक संघीय कैबिनेट का मंत्री, तो सामान्यतः मोदी जी जब भी ये नियुक्ति का प्रोग्राम होता है तो फिर मोटा भाई को साथ रखते हैं, अमित शाह जी को साथ रखते हैं, और तीसरे प्रधानमंत्री खुद है। तो क्या आ जाएगा इसमें, पहला आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से क्वाड के सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में शामिल नहीं है। क्वाड याद करो 2004 में हिंद महासागर में सुनामी आई और फिर 2007 में एक संगठन अस्तित्व में आया, 2017 में उसका रिनोवेशन किया गया और 4 देशों ने बनाया ये क्वाड, यूएसए, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान, इन्होंने क्वाड बनाया। अच्छा, चीन ने कहा कि ये फालतू की माता पची है ना, नेतागिरी करें फालतू में, चारों देशों के पास कोई सामान नहीं है इनके पास में। क्या कहा गया कि जो चारों देश है इन्होंने सिर्फ मुझे घेरने का प्रयास करने के लिए क्या बनाया है, क्वाड बनाया है। खैर यहां पर है मानवीय सहायता और आपातकालीन प्रतिक्रिया, सही बात है। दूसरा है आर्थिक समृद्धि और सुरक्षा, ये भी ठीक है। और तीसरा है महत्वपूर्ण और उभरती हुई प्रौद्योगिकी में चारों देश एक दूसरे का क्या करेंगे, सहयोग करेंगे। तीनों बातें ठीक है भाई, ये तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों आ जाएंगे इसमें, ठीक है। अब आ जाओ जी राजस्थान पॉलिटी में, इंडिया पॉलिटी आईआर हो गया अपना, अब आ जाओ स्टेट पॉलिटी में। तो राजस्थान के निम्नलिखित पूर्व मुख्यमंत्रियों को उनके कार्यकाल के क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिएगा। तो मोहनलाल सुखाड़िया जी, इनका कार्यकाल रहा 54 से लेकर के 1971। सीएस वेंकटाचार्य साहब सिर्फ 1951, हीरालाल देवपुरा जी 85, टीकाराम पालीवाल साहब 1952। तो अब आपको इनके कार्यकाल के हिसाब से बताना है। तो इसमें आ जाएगा टीकाराम जी 1 नंबर पे, सीएस वेंकटाचार्य साहब आएंगे 1 नंबर पे, दूसरे पे टीकाराम जी, तीसरे पे ये और चौथे पे ये। अब देख लो आप, तो सबसे पहले 2 नंबर, फिर आएगा 4 नंबर, फिर आएगा 1 नंबर, फिर 3 नंबर। तो 2 4 1 3 दूसरा आ जाएगा इसमें, ठीक है। अगला है जनवरी 2024 में राजस्थान के राज्यपाल ने महिला एवं बाल विकास विभाग का कार्यभार किसको सौंपा, तो दिया कुमारी जी को सौंपा। इसमें ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता कभी नहीं रहे, हरदेव जोशी जी रहे हैं, याद रखना 9वीं विधानसभा। प्रद्युमन सिंह जी नहीं रहे साहब, केदारनाथ शर्मा जी ये भी 9वीं विधानसभा में ही रहे, और बीडी कल्ला साहब ये 12वीं विधानसभा में रहे। तो फिर क्या आ जाएगा इसमें, प्रद्युमन सिंह आ जाएगा इसमें। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस कार्यवाहक राज्यपाल का कार्यकाल सबसे कम रहा, तो कैलाशपति मिश्र, टीवी राजेश्वर साहब सिर्फ 7 दिन का, ओनली फॉर 7 डेज। राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रशासनिक न्यायाधीश की नियुक्ति एवं कार्य आवंटन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। पहला है मुख्य न्यायाधीश न्यायालय के सामान्य प्रशासन को चलाने हेतु एक प्रशासनिक न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, प्रशासनिक न्यायाधीश से राजस्थान उच्च न्यायालय नियम 1952 के नियम 22 के अनुसार प्रशासनिक कार्य संपादित करेगा, सही उत्तर बताइए। दोनों बातें ठीक है भाई, ये तो 1 और 2 दोनों सही है। राजस्थान में जिला परिषद की बैठकों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब दोस्तों याद रखना, अपने को पता होना चाहिए कि जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत में हर 15 दिन में एक बैठक होनी चाहिए, ठीक है। पंचायत समिति ये कहती है कि 1 महीने में एक बैठक होनी चाहिए। जिला परिषदों के लिए प्रावधान किया गया है कि कम से कम 3 महीने में एक बैठक होनी चाहिए। अच्छा, जिला परिषद के लिए प्रावधान यह कहा गया कि अधिकतम 4 महीने में तो बुलाई जानी चाहिए।
तो पहला ऑप्शन है जिला परिषद की बैठक कम से कम प्रत्येक में 4 नहीं आएगा, यहां 3 आएगा। तो पहला तो क्या हो गया, गलत। दूसरा, जिला परिषद की बैठक की गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का कितना होता है, 1/3। दोस्तों याद रखना, ग्राम सभा में जो कोरम है वो 1/10 है, बाकी सब जगह जो कोरम है वो 1/3 है, 1/3 है। इस बात को लेकर के ध्यान में रखना। तो दूसरा ठीक हो जाएगा, इसमें केवल 2 सही है। निम्नलिखित में से किस आधार पर राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष को उनके पद से नहीं हटाया जा सकता? तो आयोग से अनुपस्थित रहने की इजाजत के लिए बिना आयोग की लगातार 2 बैठक नहीं आएगा, 3 बैठक आएगा। तो सही उत्तर तो ये आ जाएगा इसका। नेक्स्ट, राजस्थान में जिला कलेक्टर की शक्तियों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जिला कलेक्टर को अपने जिले की ग्राम पंचायत में प्रशासक नियुक्त करने का अधिकार है ना, राज्य सरकार का काम है, तो स्टेट गवर्नमेंट। दूसरा, जिला कलेक्टर को अपने जिले की ग्राम पंचायत में नियुक्त प्रशासकों को पदच्युत करने का अधिकार है, तो ये काम भी किसका है, राज्य सरकार का है, स्टेट गवर्नमेंट का है। तो दोनों ही क्या हो गए, गलत हो गए। ये तो सही विकल्प तो न तो 1 और न ही 2, 3 आ जाएगा इसमें। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत प्रत्येक नगरपालिका में एक कार्यपालक समिति होगी? तो धारा 55 सेक्शन 55 आ जाएगा इसमें। ठीक है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक निम्नलिखित में से कौन होते हैं? किसके जो मुख्य संरक्षक है वो कौन होते हैं? तो राज्यपाल जी नहीं, मुख्यमंत्री बिल्कुल नहीं, मंत्री विधिक एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान बिल्कुल नहीं, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस होंगे। तो ये अपने क्वेश्चन थे इंडियन पॉलिटी, स्टेट पॉलिटी और IR से रेलेवेंट। आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि बहुत बेहतर आप लोगों का रिस्पॉन्स रहा होगा। कुछ क्वेश्चन है इसमें टिपिकल रहे, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट थे, मॉडरेट टू टिपिकल थे, लेकिन 5-6 जो क्वेश्चन है वो लगभग बेसिक से क्वेश्चन रहे हैं। तो चलिए फिर, आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि जो अगला पेपर जिन लोगों का है उनको बहुत बेहतर पेपर करके आएंगे। तो उनके लिए तो विश यू ऑल द बेस्ट। और जिन लोगों ने पेपर दे दिया है तो ज्यादा घबराना नहीं है, सेकंड पेपर बेहतर तरीके से देना है। अब इकोनॉमिक्स की क्लास के साथ माधुरी मैम, थैंक यू। हेलो प्रेमा, नमस्कार। कैसे हैं सब? सबका पेपर कैसा हुआ? ठीक है। तो जैसे कि हमारा ट्रेंड है, इंडियन इकोनॉमिक्स से हर बार 5 क्वेश्चंस आते हैं और उन्हीं 5 क्वेश्चंस के साथ हमने ग्रुप सी का पेपर भी देखा। कुछ क्वेश्चंस, कुछ थीम ऐसी है जो लगातार हर पेपर में रिपीट हो रही है ना? तो उस पर हम डिस्कशन करेंगे। 5 क्वेश्चंस कौन से रहे हमारे, उनका क्या आंसर रहेगा, ये तो आपका रहेगा कि आप करके आए हैं तो मन में होगा प्रश्न कि क्या आंसर होने वाला है। तो सबसे यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन था 5th नंबर का, और इसमें इकोनॉमिक सर्वे, देखो तीनों पेपर ABC तीनों हमने पेपर देखे थे जीके के। उन तीनों पेपर में आपके जो क्वेश्चंस मिले हैं वो इकोनॉमिक सर्वे के ज्यादा मिले हैं। इसका मतलब इकोनॉमिक सर्वे का वेटेज बहुत रखा है इन्होंने। आर्थिक समीक्षा 2025-26 का MSME के संदर्भ में सवाल बना है और यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से प्रश्न देखना था कि कौन सा उत्तर यहाँ पर सही नहीं है 2025-26 के अनुसार MSME के संदर्भ में। ठीक है, स्टेटमेंट आपके सामने है, 4 स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट क्या था, देखो, यह भारत के निर्यात का लगभग 30% हिस्सा है। MSME भारत के एक्सपोर्ट का 30% हिस्सा है। क्या स्टेटमेंट सही है? दूसरा है, देखो, ये भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में 31.1% का योगदान देता है। GDP में 31.1%। अगर हम MSME की बात करें, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, तो ये हमारी GDP में बिल्कुल सही है, 31.1% का कॉन्ट्रीब्यूट करता है। यानी ये स्टेटमेंट तो सही है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता क्योंकि स्टेटमेंट आपसे पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। फिर अब भारत में कृषि के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है। एब्सोल्युटली करेक्ट, ये बहुत ही सही स्टेटमेंट है कि एग्रीकल्चर के बाद अगर MSME का देखें तो कंट्रीब्यूशन नजर आता है ज्यादा। भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ये वाला हमने सर्वे में क्वेश्चंस देखा था कि 35% हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हिस्सा है। और जब भारत का उद्योग सेक्टर कराती हूँ तो मैं उप क्षेत्र में निर्माण विनिर्माण का कंट्रीब्यूशन बताती हूँ, तो विनिर्माण 35% था। ये अगर आपको पता है कि ये सही है तो ये तो गलत नहीं हो सकता। बच गया आपका स्टेटमेंट ये वाला,
यानी हमारा एमएसएमई भारत के एक्सपोर्ट में 30% का कंट्रीब्यूट नहीं रखता, ये लगभग रखता है 48.5% का, यानी 48% जो हमारा कंट्रीब्यूशन है वो हमारा एमएसएमई का है एक्सपोर्ट में। तो ये ध्यान रखना, यानी 48.5% हमारा कंट्रीब्यूशन एमएसएमई का किस में, टोटल एक्सपोर्ट में। यानी भारत के कुल निर्यात में 30% का हमारा भारत के निर्यात का कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये ध्यान रखना है। तो यहां पर आपसे पूछा क्या था, नहीं, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट में आपका स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट होना था, ठीक है। तो यहां पर 38 की जगह क्या होना था, 48.5%। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन था प्रधानमंत्री अन्नदाता, जैसे आप पीएम आशा भी कहते हैं, प्रधानमंत्री आय अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के घटक से सवाल पूछे। देखो लगातार घटकों से सवाल बन रहे हैं, चाहे वो कुसुम योजना हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आशा योजना हो, तो उनके सवाल बन रहे हैं। अब इसमें आपसे पूछे कि कौन से घटक में शामिल थे, तो देखो मूल्य समर्थन योजना, एब्सोल्युटली करेक्ट, ये मूल्य समर्थन योजना हमारे इसका घाटे का इसका घटक है, ठीक है। फिर उसके बाद है बाजार हस्तक्षेप योजना, ये भी हमारा इसका घटक है। कीमत स्थिरीकरण निधि, एक फंड बनाया गया है प्राइस स्टेबलाइजेशन के नाम से, वो भी इसका हिस्सा है। तो ये जो है प्रधानमंत्री आशा जो है, ये पीएम आशा, ये 4 घटकों से मिलकर बना है। 3 घटक आपके सामने है, मूल्य समर्थन, लेकिन एक घटक याद रखना, मूल्य घाटा भुगतान योजना, ये भी इसका घटक है। अगर ये भी होता ऑप्शन में तो ये सही होता, मूल्य घाटा भुगतान योजना, मूल्य घाटा भुगतान योजना। लेकिन यहाँ पर 3 ही घटक दे रखे हैं, आपको याद रखना है, आपको चारों घटक पीएम आशा के हैं। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो इनके घटक देखो, इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, यानी ए, बी और सी। ऑप्शन 3 इज करेक्ट, ए, बी एंड सी। डन। तो पीएम आशा के बारे में हो गया। अगला सवाल आपका फिर सेवा क्षेत्र से, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी, तीनों ग्रुपिंग में से अगर हम सवाल देखें तो तीनों पेपर में सेवा क्षेत्र से सवाल आया है। अगली बार के लिए हमेशा तैयार रखना कि सेवा क्षेत्र, इकोनॉमिक सर्वे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं आपके जीके के पेपर में, इंडियन इकोनॉमी में। स्टेटमेंट थोड़े से बड़े हैं, क्वेश्चंस का लेवल देखें तो हम ये वाला क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा था, ठीक है, लेकिन आपको इसके बारे में ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए। पहला पूछा है स्टेटमेंट, है ना, 2022 से 24 के दौरान वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ग्लोबल एफडीआई में सेवाओं का औसत हिस्सा फिर 65.3% था। पूछा है सही, तो सही पूछा है, क्या ये सही है? आगे स्टेटमेंट देखते हैं, फिर इस पर जाएंगे। ऊर्जा, गैस आपूर्ति, सूचना संचार, निर्माण, परिवहन को कुल मिलाकर सेवाओं के एफडीआई में 88% से ज्यादा का हिस्सा प्राप्त हुआ है। क्या ये सही है? फिर तीसरा है, देखो 2025 में कुल निर्यात 6.1% की वृद्धि को दर्शाता है। ये मैंने आपको नोट्स में जब सर्विस सेक्टर पढ़ाया था ऑफलाइन क्लासेस में, तो वहां मैंने ये वाला स्टेटमेंट आपको बताया था कि हमारा निर्यात में 6.1% की वृद्धि हुई, दूसरा ही पॉइंट था ये। तो वहां से आप इसको देख सकते हैं कि 6.1% की ग्रोथ को दर्शाता है, जो कि अब तक के रिकॉर्ड किए गए निर्यात का सबसे उच्चतम स्तर है। देखो एक ही स्टेटमेंट में 3 सवाल पूछ लिए इन्होंने, एक ही स्टेटमेंट में। 2025 में निर्यात 6.1% अब तक का सबसे उच्चतम है, जो कि मुख्यतः सेवाओं के निर्यात में वृद्धि का कारण भी माना गया है। एक स्टेटमेंट 3 पॉइंट, तीनों पॉइंट ही करेक्ट है यहाँ पर, यानी ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। 6.1% की वृद्धि बिल्कुल सही है, अब तक का सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड है, और सेवाओं के निर्यात में भी वृद्धि का मुख्य कारण नजर आता है। ठीक है, डन। अब यहाँ पर आपसे पूछा सही, तो देखो यहाँ पर वैश्विक ग्लोबल एफडीआई में 65.3 नहीं है, 53.5% है, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट आपका एब्सोल्युटली इनकरेक्ट हो जाता है, इनकरेक्ट। ठीक है, तो यहां सही पूछा है, तो ए का एलिमिनेशन करो, ये हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो। जैसे ही आप एलिमिनेट करोगे आपके सामने तुरंत एक आंसर दिखेगा, दैट इज 2 and 3। तो ऑप्शन 2 and 3 इज करेक्ट। इकोनॉमिक सर्वे के डायरेक्ट डेटा पूछे गए हैं, डायरेक्ट डेटा, डायरेक्ट आंकड़े हैं इकोनॉमिक सर्वे के। ठीक है ना, तो 8वां क्वेश्चन हो गया आपका, ऑप्शन नंबर 2 and 3 इसका करेक्ट है। यहां 65.3 की जगह आना था 53.5। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के एक्सपोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में आया, निर्यात के संदर्भ में। जो ग्रुप बी का पेपर था उसमें भी निर्यात से सवाल आया था, सेवा क्षेत्र से भी आया था, तो थीम लगातार रिपीट हो रही है। निर्यात के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, यहां पर आपको चीज देखनी नहीं है। कुछ बच्चे तो ऐसे करके आ गए होंगे, सही है तो सही ढूंढ लिया, नहीं भाई, पहले आपको ऊपर का स्टेटमेंट सही से ध्यान से पढ़ना है। नहीं पूछा है विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो वैश्विक वाणिज्य सेवा निर्यात में कैलेंडर 2005 से 24 तक की भारत की साझेदारी 2% से बढ़कर 4.3% हो गई। ये 4.3% वाला ग्रुप बी में भी सवाल था। 2025 में भारत के कुल सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात में कंप्यूटर सेवाओं के निर्यात की साझेदारी 2/3 से अधिक रही है। 2025 में तीसरा स्टेटमेंट, भारत के सॉफ्टवेयर निर्यात में सबसे अधिक साझेदारी अमेरिका की तुलना में यूरोप की रही है।
भारत का सेवा व्यापार अधिशेष निरंतर वस्तु व्यापार घाटे के बड़े हिस्से को संतुलित करता रहा है। ये स्टेटमेंट जब मैं आपको विदेशी व्यापार पढ़ाती हूँ तो वहां पर विदेशी व्यापार में स्टेटमेंट बहुत अच्छे से आता है कि हमारा चालू खाता जो बीओटी, जो हमारा बीओपी है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, वो हमारा बैलेंस रहता है सेवाओं के व्यापार में। हम हमेशा सेवाओं के व्यापार में अधिशेष में रहते हैं। सरप्लस रहता है हमारा सर्विसेज का ट्रेड, और यही जो ट्रेड है हमारे जो व्यापार है उसको संतुलित करता है ना, वस्तु व्यापार को। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत तो हो ही नहीं सकता, ये तो सही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। भारत 2025 में भारत के सॉफ्टवेयर निर्यात में सबसे अधिक साझेदारी अमेरिका की तुलना में यूरोप की रही है। अब देखो ये सवाल बिल्कुल कॉमन सेंस से सॉल्व हो रहा था। आपने अगर नहीं पढ़ा कुछ भी, सोच के देखो, आप हर मामले में देखो अमेरिका या आगे रहता है, हर मामले में, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे सर्विस सेक्टर हो, चाहे वो एक्सपोर्ट हो। तो यहां पर अमेरिका को पीछे कैसे कर दिया? अमेरिका की तुलना में यूरोप की अधिक भागीदारी रही। आपको अलर्ट हो जाना था इस स्टेटमेंट को देखते ही कि ये कैसे हो सकता है कि अमेरिका की तुलना में यूरोप की भागीदारी ज्यादा रही। भाई अमेरिका की भागीदारी 52% रही है लगभग, तो यूरोप की 32% है। देखो कितना अंतर है। तो यूरोप की कितनी है? 32%। ये 52 है तो यूरोप की 32% है लगभग। तो भागीदारी किसकी ज्यादा है? अमेरिका की ज्यादा है बजाय यूरोप की। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो गया, इनकरेक्ट। 3 स्टेटमेंट अपने आप करेक्ट हो गए। बता हुआ है नहीं हुआ? 3 स्टेटमेंट अपने आप करेक्ट कि भारत की साझेदारी 2% से बढ़कर 4.30% हो गई, नो डाउट, एब्सोल्युटली करेक्ट। सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात में कंप्यूटर सेवाओं के निर्यात की साझेदारी 2/3 से अधिक रही, ये भी सही है। भारत का सेवा व्यापार अधिशेष निरंतर वस्तु व्यापार घाटे के बड़े हिस्से को संतुलित करता रहा है, इसको तो कोई गलत कर ही नहीं सकता। ये स्टेटमेंट भी सही है ना? तो यहां पर ध्यान रखना 1, 2, 4 ये 3 सही थे, लेकिन इनकरेक्ट पूछा है एंड थर्ड नंबर इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन था आपका, निम्नलिखित क्रियाकलापों पर विचार कीजिए। बहुत ही बेसिक सवाल था, बहुत ही ज्यादा बेसिक। और हमने ये सवाल आया कहां से है? आपकी सिलेबस में एक नया टॉपिक, नया टॉपिक तो एसएसटी में जुड़ा है, इकोनॉमिक, आर्थिक, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो फर्स्ट पेपर में भी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र है, कृषि उद्योग सेवा, उसमें से सवाल आया है। अब देखो, द्वितीय क्रियाकलाप कृषि कैसे हो सकता है? कृषि तो प्राथमिक क्रियाकलाप है। तृतीय क्रियाकलाप सूचना प्रौद्योगिकी चौथे कार्यकलाप से है। तृतीय क्रियाकलाप से मौद्रिक बैंकिंग है, ठीक है। और पंचम क्रियाकलाप नीति निर्माण निर्धारक क्षेत्र है। तो अब देखो, आपका कृषि नहीं हो सकता, यानी कृषि नहीं है, ये द्वितीय क्रियाकलाप तो उद्योग है। कृषि कैसे होगा? ये उद्योग, ठीक है। तृतीय क्रियाकलाप ये आपका मौद्रिक बैंकिंग से है, बैंक। चौथा ये आपका सूचना से है, और ये आपका नीति निर्धारक से है, पॉलिसी मेकर्स, नीति निर्धारक। तो जो पॉलिसी मेकर्स है वो 5वें सेक्टर में आते हैं। तो हमारी अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक में हमने देखते हैं कृषि एवं संदर्भ क्षेत्र, जिसमें पशुधन, फसल, वानिकी, मत्स्य पालन आते हैं। कृषि एवं संबंध क्षेत्र, पशुधन, फसल, वानिकी, मत्स्य पालन, पशुधन, फसल, वानिकी और मत्स्य पालन, ठीक है। यही था आपका प्राथमिक का मत्स्य पालन। द्वितीयक आपको औद्योगिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। द्वितीयक क्षेत्र जिसमें निर्माण, विनिर्माण, विद्युत, गैस, जलापूर्ति ये सब आते हैं। उद्योग क्षेत्र जिसमें निर्माण, विनिर्माण, विद्युत, गैस, जलापूर्ति, निर्माण, विनिर्माण, विद्युत, गैस, जलापूर्ति ये आता है, ठीक है। और चौथे सेक्टर में हमारा सूचना प्रौद्योगिकी क्या आता है? चतुर्थक सेक्टर हमारा आता है सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना एवं प्रौद्योगिकी। आईटी जो है हमारा वो चौथे सेक्टर का पार्ट है, ठीक है। और तीसरे सेक्टर में आता है बीमा बैंकिंग, तृतीय सेक्टर में सेवा क्षेत्र आता है, जिसमें बीमा, बैंकिंग, संचार, ये सब, व्यापार, वाणिज्य सब आ जाएगा। और जो हमारा बीमा, बैंक, संचार, ठीक है, व्यापार, वाणिज्य। और 5वां क्षेत्र जो हमारा है वो है आपका नीति निर्मातक, पॉलिसी मेकर, प्रशासन हो गया आपका, राजनीतिज्ञ हो गए। तो ये नीति निर्माता हमारे 5वें क्षेत्र में आते हैं। अब यहाँ पर आपसे देखो प्रश्न ये नहीं पूछा कि कौन सा सुमेलित है, अब ये पूछा कितने युग्म सुमेलित हैं, कितने युग्म सुमेलित है। अब युग्म पूछे इसमें 1, 2, 3, 4 कितने युग्म सुमेलित है, तो ये तो सुमेलित है नहीं। देखो ये वाला सुमेलित नहीं है, ये भी सुमेलित नहीं है, ये भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्रॉस इन्होंने कर दिया। ये वाला सुमेलित है, तो यानी एक युग्म सुमेलित है, केवल एक युग्म सुमेलित है।
ओनली सिंगल स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चंस थे आपके हमारे जो ग्रुप सी के पेपर में रहे। हम लगातार सॉल्यूशंस के साथ बने रहे हैं, हर पेपर का सॉल्यूशन देते हैं, तो कल के पेपर के सॉल्यूशन के साथ भी हम मिलेंगे। और अब आपका और भी सॉल्यूशन बाकी है, कनेक्टेड रहिएगा और कहीं जाना नहीं है, क्योंकि आपका सॉल्यूशन लगातार बना हुआ है। ठीक है, अगले सॉल्यूशन के लिए बने रहिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, आभार। मैं रघुवीर चौधरी आपका उत्कर्ष ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। तो देखिए, आज जो सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ है उसमें इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी है, यानी इससे संबंधित क्वेश्चन है। ज्यादा टिपिकल नहीं थे, 2-3 क्वेश्चन टिपिकल थे और बाकी इजी थे आपके क्वेश्चन है ना। तो इसमें हम देखते रहे हैं, देखो इजी क्वेश्चन था। सभी हर बार जो भी कोई भी टीचर पढ़ाता है निश्चित रूप से ये क्वेश्चन जरूर आपको बताता है। ये नहीं कि मैं ही बताता हूं, सारे टीचर ही ये बताते हैं और आपको एक डायग्रामेटिकल तरीके से बताते हैं। मेरे हिसाब से एग्जाम में बैठे हुए सारे विद्यार्थी, जितने भी विद्यार्थी हैं, उनका ये क्वेश्चन निश्चित रूप से सही है। जैसे ये सिंधु नदी आती है और सिंधु की सहायक नदियां है गई, उन सहायक नदियों का क्रम है गई वो पूछा गया, लेकिन क्रम पे आपको ध्यान रखना दक्षिण से उत्तर पूछ लिया गया। हाँ, दक्षिण से उत्तर की तरफ। तो जैसे कौन कौन सी नदियां इसमें है, तो एक तो जैसे यहां से हमने लिखा कि झेलम आती, झेलम के बाद में चिनाब, जो सबसे लंबी सहायक नदी आती है, ये चिनाब होगी। चीन नदी भी इसको बोल दिया जाता है। चिनाब के बाद हाँ रावी आती, फिर एक आती है व्यास, और व्यास के बाद आपको बताते हैं सतलुज है। तो हर एक विद्यार्थी का सही है, और जहां से भी आपने पढ़ाई की है सब जगह से ये क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको मिल। तो दक्षिण से उत्तर की तरफ आप देख सकते हैं कि इसका आंसर आपको, तो सबसे पहले इसमें दे रखा सतलुज, तो पहले आ जाएगा कौन सा, डी सतलुज है, यानी ये अपन लिख देंगे। इसके बाद दक्षिण से अपने को चलना है, सतलुज के बाद में व्यास आता है, ये ए आपने लिखा, और व्यास के बाद में रावी है, सी हमने लिख दिया, और उसके बाद में चीन नदी होगी। चीन का मतलब चिनाब नदी आती है, ये इसका आंसर है। और इस दृष्टि से डी ए सी बी ये इसका आंसर हो गया। ये करेक्ट जो आंसर आप देख पा रहे हैं, यही इसका करेक्ट आंसर है। ये डी आप देख रहे हैं, ये एकदम से करेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है, ये लगभग विद्यार्थियों का आंसर सही है। कमेंट चालू कर दे, ये लगभग विद्यार्थियों का आंसर क्या है, यानी सही है। जितने हैं ये उन सभी का सही है, ध्यान रखें ना। मेरे हिसाब से किसी का भी क्वेश्चन गलत नहीं है। साइंस वाले बच्चों ने भी निश्चित रूप से ये आरेख, तो कई बार दक्षिण से, ये दक्षिण से उत्तर पूछा, कई बार उत्तर से दक्षिण की ओर पूछ लेते। अगला देखिएगा, इस क्वेश्चन में हो सकता है थोड़ी बहुत आप गलती कर दे, है ना। अभी निम्न में से भारत में कौन से जीवमंडल नीचे है, यानी बायोस्फीयर रिजर्व है जिसको हम कहें, है ना, कि बायोस्फीयर जो रिजर्व आता है, यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क सूची आती है, यानी इसमें। तो देखो टोटल बायोस्फीयर रिजर्व है वो कितने आते हैं, 18 है। 18 में से आपको ध्यान रखना यूनेस्को की जो सूची आती है, उस यूनेस्को की सूची में कितने को शामिल किया गया है, 13 को शामिल किया गया। 13वां कौन सा आता है, कोल्ड डेजर्ट। हाँ, जहां ठंडा रेगिस्तान लिखा हुआ है, हिमाचल प्रदेश का कोल्ड डेजर्ट आता है, इसको सितंबर 2025 है, यही इसमें इसको शामिल किया गया था 2000। हाँ, तो ध्यान रखना इसको कोल्ड डेजर्ट है, यही इसके नाम से भी इसको जाना आता है, जो HP यानी हिमाचल प्रदेश आता है।
नोकरेक भी इसमें है, नोकरेक को 2009 में ही शामिल कर दिया गया था। पचमंडी आती है, इसको भी कब शामिल किया गया था? 2009 में। शेषाचलम अभी यूनेस्को की सूची के अंदर ही नहीं है। यहां 2 सितंबर 2025 का पूछा गया, तो ठंडा रेगिस्तान यानी कोल्ड डेजर्ट आता है हिमाचल प्रदेश का, इसको इसमें शामिल किया। तो 13 है, ये 13वां यही था। अभी 14 नंबर का जोड़, 18 में से 13 यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में। शायद मेरे हिसाब से ये भी आंसर आपका आराम से सही है, किसी का कोई गलती नहीं है ना। लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय के मध्य अनुदैर्ध्य जो घाटियां आती, देखो क्वेश्चन कंसेप्ट आधारित क्वेश्चन है, कोई हार्ड नहीं है। हवा तुम बना देते हो, हम क्या है कि 1 वीक सीरीज और 1 डे सीरीज पढ़ रहे हैं, वैसे ही तैयारी करेंगे तो यही हाल होगा, बाकी इजी है। लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ 2 तरह की घाटियां आती है। हाँ, जो लीनियर जो वैलीज आती है, यानी यहां पर अनुदैर्ध्य हम देखें कि जो घाटियां हैं यानी वो किस प्रकार की है, तो उन घाटियों को दून के नाम से जाना आता है। हाँ, दून स्थलाकृतियां भी हम कह सकते हैं, दून स्थलाकृतियां, चाहे वो देहरादून आ सकता है, घाटी के अंदर ही सबसे बड़ा दून ही कौन सा है? देहरादून भी आता है, कोटा दून आता है, जम्मू भी आपको बता देता हूं दून स्थलाकृति है, पठानकोट दून आप लिख सकते हो, ये सारी दून स्थलाकृतियां हैं। और ये सब अनुदैर्ध्य घाटियां, दोआब जो 2 नदियों के बीच का क्षेत्र हो गया। हाँ, 2 नदियों के, जैसे उदाहरण के रूप में गंगा और यमुना का दोआब अपन लिख सकते, जैसे पंजाब है यानी उसी प्रकार। और दोआब ये भी आप लिख सकते हो, 5 दोआब, सिंधु के 5 दोआब आप लिख सकते हो, सिंधु नदी क्रम। हाँ, बिस्ट दोआब आता है, बारी दोआब आता है, सिंधु नदी क्रम के हाँ दोआब भी आते हैं। जैसे बिस्ट और बारी हमारे कहाँ पर है, यानी भारत में, बाकी सभी 3 दोआब कहाँ पर आते हैं? पाकिस्तान। तराई, ये दलदली शिवालिक हिमालय का भाबर के बाद का जो क्षेत्र आता है, दलदली मृदा वाला क्षेत्र आता है, वो है भाबर प्रदेश। ये शिवालिक हिमालय का गिरिपदीय क्षेत्र आता है। हाँ, कि शिवालिक हिमालय है, इसका गिरिपदीय क्षेत्र आता है, जिसमें कंकड़ पत्थर वाला क्षेत्र हम कह सकते हैं। हाँ, कि कंकड़ पत्थर वाला जो प्रदेश आता है उसको भाबर कह दिया था। दून बिल्कुल इजी क्वेश्चन, आराम से ये भी, इसमें भी कोई ये टिपिकल कोई ये नहीं है कि विशेष बड़ा योगदान इसका टिपिकल क्वेश्चन था, ऐसा ये भी नहीं है। थोड़ा सा आपको, थोड़ा सा, कोई ज्यादा नहीं है। हाँ, और साइंस, शायद आज पेपर भी साइंस वाले बच्चों के लिए ये टिपिकल बिल्कुल भी नहीं है, आपको बता देता हूं। जुलाई के दौरान अंतः उष्ण कटिबंधीय इंटरट्रॉपिकल जो कन्वर्जेंस आता है, जो उत्तर की तरफ खिसक जाता है, तो बिल्कुल जुलाई आता है, सूर्य की स्थिति उत्तरायण में होती है। हाँ, कि सूर्य की स्थिति है यही वो उत्तरी गोलार्ध है, यही इसमें होती है। और इस समय ITCZ, हाँ, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस आता है, ये 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में होता है ना। और 20 से 30 तो दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली जो व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा को पार करके उत्तरी गोलार्ध में, यानी जो पवनें हैं जल से वो स्थल की तरफ आती, ध्यान रखिएगा, जल से किस तरफ आती है? स्थल की तरफ। मतलब ये जो व्यापारिक पवनें आती है, ये भूमध्य रेखा को पार करके यह हमारे भारत की तरफ आगे बढ़ती है। और जैसे ही भारत की तरफ आगे बढ़ती है तो उत्तरी भारत में जो मानसून है गई, इसका निर्माण होता है। हाँ, या गंगा के मैदान को ठंडा करती है, दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों को कमजोर करती है। तो यहां पर आपको भारत पर मानसून गर्त का क्या कर देती है? निर्माण कर देती है। ये सबसे बड़ा यही प्रभाव इसमें आपको देखने को मिलेगा। हाँ, भारतीय जो मानसून है यही, इसके अंदर आपको ध्यान रखना, शक्तिशाली ITCZ का ही जो भाग आता है, इसकी वजह से ही भारतीय मानसून क्या होगा? एक्टिव होता है। ये पवने यानी इधर गर्त, हाँ, ये आगे बढ़ेगी और इससे हमारे क्या होता है? वर्षा। इसको ITCZ, एक्चुअल में उत्तरी गोलार्ध में होगा तो इसको NITCZ भी अपन लिख सकते हैं, है ना, N पीछे जोड़ सकते हैं, उत्तरी गोलार्ध का है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको हटा देते हैं और ये इसमें हो गया। हाँ, नेक्स्ट देखिए बेटा, सी, बहुत बढ़िया शानदार
हाँ, आपका आज का पेपर अच्छा था। हाँ, पेपर साइंस वाले बच्चों के लिए कोई दिक्कत आती भी नहीं है। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। हाँ, ये पावागढ़ सुमेलित नहीं है, ये ध्यान रखना। पावागढ़ पहला ही क्वेश्चन इसमें, ये सुमेलित नहीं है, ध्यान रखना। पावागढ़ आपको बता देते हैं कि कहां पर आता है, तो आपको ध्यान, कर्नाटक के अंदर आता है। हाँ, कर्नाटक है। कर्नाटक का एक जिला आता है तुमकुर। हाँ, तुमकुर जिला आता है, यानी वहां पर पावागढ़ सोलर पार्क है, इसलिए ये इसमें गलत आंसर हो गया। हाँ, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कर्नाटक है, इसमें पावागढ़ का जो क्षेत्र है। बाकी आपको पता है रीवा मध्य प्रदेश के अंदर आता है ना, रीवा। चरका गुजरात में सबसे बड़ा, ये भी एक सोलर पार्क आता है इसमें। बड़ला अभी दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क, सबसे ज्यादा ऊर्जा का उत्पादन होता है, यानी जो राजस्थान आता है, यानी इसमें आता है बड़ला सोलर पार्क आता है। ये तीनों सही है, लेकिन ये तुमकुर जिला आता है कर्नाटक का, उसमें है पावागढ़ आता है। अगला देखो, भारत में 2024-25 में शीर्ष 3 दलहन उत्पादक, दलहन और तिलहन, कुल दलहन में भी और कुल तिलहन में भी, दोनों के अंदर ही हमारे राजस्थान फर्स्ट पोजीशन पे रहा है। इसका आपको कुल दलहन में पहले स्थान पे रहा है। तो अब सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि यहाँ पर पहला स्थान क्या है, दे रखा है, कुल तिलहन के अंदर पूछा गया है। तो पहला स्थान में यानी जो राजस्थान दे रखा है, 2 जगह दे रखा है। अब राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात आता है, ये कुल तिलहन आता है, यही इसमें महत्वपूर्ण आता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश सोयाबीन में आता है, गुजरात मूंगफली के अंदर पहले नंबर पे आता है, और कई सारे हमारे जो जैसे सरसों में हम पहले नंबर पे हैं, सोयाबीन के अंदर ये पहले नंबर, मूंगफली के अंदर ये पहले, सारे के सारे क्या आते हैं, यानी अग्रणी आगे। इसलिए यहां पर हमने लिखा राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात का जो क्षेत्र आता है, यानी इसमें। हाँ, यही चीजें अगर अपन दलहन के अंदर लेते तो तीसरा ऑप्शन होता फिर, है ना। तो इसलिए दूसरा ऑप्शन है, यानी ये इसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है ना। तो ये रीट वालों के राजस्थान, एमपी, गुजरात, बिल्कुल राजस्थान, एमपी, गुजरात का ही क्षेत्र है। इसमें आपको पता ही है अच्छे से, किसी कहीं पर भी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, अगला देखो, होर्मुज जलडमरू विवाद। कई बार बच्चों को मैं कहा करता था कि निश्चित रूप से आपको यहां से क्वेश्चन, ईरान, अमेरिका, इजराइल है, इनके बीच में जो युद्ध चल रहा है, यानी इसको लेकर के आपको, ये फारस की खाड़ी आती है। फारस की खाड़ी के बाद आपको बता देता हूं, ओमान की जो खाड़ी आती है, ये फारस का जो भाग आता है, ईरान का जो भाग है, ये फारस की खाड़ी। और फारस की खाड़ी के बाद में कौन सी आती है, ओमान की खाड़ी। ओमान की जो खाड़ी आती है, फिर ये अरेबियन सी का भाग हो गया, यानी अरबी सागर आता है। आगे अपन जाते हैं तो हमारा भारत का जो क्षेत्र है, यानी ये भी आता है। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए यहीं पर अपन देखिए, ये पूरा देश जो अपन देख रहे हैं ईरान का ही भाग है, और यहां पर जो जलसंधि आती है, ये होर्मुज जलसंधि है ना। हाँ, ये होर्मुज स्ट्रेट अपन कह सकते हैं कि ये होर्मुज जल संधि का भाग है। तो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी, आईआर का भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनता है, और यहां से आगे के एग्जामों में भी मैं बता रहा हूं, अभी शायद 18 तारीख तक तुम्हारे एग्जाम चलेंगे, उनमें यहां से हर बार क्वेश्चन बनेगा, इस चीज का ध्यान रखना है ना। ये दोनों जो क्षेत्र आते हैं, यहां से हर बार आपको बता देता हूं कि क्वेश्चन कंटिन्यू बनता रहेगा। फारस की खाड़ी और हाँ, ये किन के, होर्मुज जल संधि किसके बीच में है, तो ये भी आपको ओमान और ईरान आता है, यानी इसी के बीच में कौन सी जल संधि आती है, होर्मुज। फारस की खाड़ी के पास में कौन कौन से जो देश है, किन किन के बीच में, यानी ये सीमांकन का कार्य। तो ये क्वेश्चन फिर बता रहा हूं, बच्चे विशेष रूप से इसको आगे के एग्जाम्स के लिए भी ध्यान रखें। तो ये फारस की खाड़ी और कौन सी खाड़ी आती है, ओमान की खाड़ी है, यानी इनके लिए महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखिएगा ना। ये इसमें क्वेश्चन आ गया। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोजेक्ट से 2024 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से यूरोपीय देश की संख्या सबसे ज्यादा है ना। यूरोपीय देश, ऐसे आपको सभी महाद्वीपों में पूछा जा सकता है, जितने भी महाद्वीप है उनमें यूरोप वाला। हाँ, तो यूरोप के लिए तो सबसे ज्यादा संख्या वाला कौन सा है, जर्मनी आता है, ये है।
ठीक है। हाँ, अगर उत्तरी अमेरिका के अंदर हमें पूछे, हाँ, तो आपको पता ही है कि कौन सा देश आता है, यूएस से आता। अगर यही चीज दक्षिणी अमेरिका में पूछ ली जाए, हाँ, तो दक्षिणी अमेरिका के लिए आपको ध्यान रखना है ब्राजील आता है, ये है। हाँ, और अफ्रीका के लिए अगर आपको पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा नाइजीरिया, नाइजर आता है, यानी ये आपको ध्यान रखना है, यानी ये सबसे ज्यादा हो गया ना, नाइजीरिया, अपन जिसको नाइजर भी अपन लिख सकते हैं। एशिया में आपको पता ही हम पहले नंबर पे आते हैं, हाँ, एशिया है, यही इसमें हमारा भारत देश है, यानी ये पहले नंबर पे आता है। यूरोप में अभी हमने लिख ही दिया कि यूरोप महाद्वीप आता है, इसके अंदर कौन सा देश आता है, जर्मनी है, ये सबसे। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर ऑस्ट्रेलिया ही सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला, इसका भी आप ख्याल रखिएगा। वर्ल्ड पॉपुलेशन आता है, यानी इसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट बन रहा है। प्रवास से संबंधित भी अब ध्यान रखना, अगले नेक्स्ट के अंदर प्रवास से भी पूछा जा सकता है, सबसे ज्यादा प्रवास कहां पर हुआ, प्रवास के कारण क्या है, इनके बारे में भी आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। हाँ, अगला नेक्स्ट आप देखिएगा, ग्लोबल एनवायरमेंटल आउटलुक, ये जियो 17/2025 है, यानी इसके अंदर हुआ था। प्रतिवर्ष कितना ठोस अपशिष्ट निकलता है, हाँ, ये कोरिया वाला जो क्षेत्र आता है ना, यहां पर इसका समिट 2-3 देशों के अंदर इसका सबमिट किया गया था, और उस सबमिट के अकॉर्डिंग ये है कितना सॉलिड वेस्टेज है, यानी प्रति सॉलिड वेस्टेज, इसको ठोस अपशिष्ट अपन कहे, हाँ, यानी सॉलिड वेस्टेज आता है, ये कितना आता है, तो ये 2 बिलियन टन से अधिक सॉलिड, हाँ, ये जो बेसिस है, यानी इसके द्वारा निकल आता है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भाग इसका है। और एक क्वेश्चन आप और देख लीजिएगा, हाँ, ये 10 क्वेश्चन इंडिया और वर्ल्ड से संबंधित दिए गए थे, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, हाँ, कि कौन सा एक सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना। तो इसमें बोरा, ये ही हाँ, बोरा आता है, आपको बता दें, यानी इटली, एड्रियाटिक सागर, और बोरा का शाब्दिक अर्थ होता है उत्तर दिशा, यानी जो मध्य सागर उत्तर की तरफ, ये कैस्पियन सागर का तट नहीं आता है, ध्यान रखना। एड्रियाटिक जो सागर आता है, इसकी तरफ चलने वाली जो पवन है, यानी वो कौन सी आती है, बोरा पवन। हरमटान बिल्कुल सहारा के मरुस्थल से अफ्रीका के पश्चिमी तट, यानी गिनी तट है, यानी इसकी तरफ चलने वाली, जहां पर इसको डॉक्टर पवन है, इसके नाम। ब्रिक फिल्डर ऑस्ट्रेलिया है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है, यानी इसी में चलने। सांता आना कैलिफोर्निया का जो भाग आता है, यानी इसमें बागानों को भी नुकसान पहुंचाती है, फल सब्जियों को नुकसान पहुंचाने, श्वसन क्रिया में भी तकलीफ होती है। तो बोरा आपको ध्यान रखना है, एड्रियाटिक सागर, कैस्पियन सागर के तट की ओर नहीं चलती है। इटली को सबसे ज्यादा ठंडी पवन आती है। ये सारी तीनों आपको बताता हूं गर्म पवनें, ये गर्म स्थान, ये पवन होगी। जबकि बोरा है वो किस प्रकार की है, ठंडी स्थान, ये उत्तर की तरफ से आ रही है, और ये किस प्रकार की है, ठंडी स्थान। ये 10 क्वेश्चन आपके जो दिए हुए थे, और निश्चित रूप से 10 के 10 मेरे हिसाब से को केवल एक क्वेश्चन को या 2 को छोड़ करके आपके 8 क्वेश्चन तो लगभग के सही है। तो आपको आगे के पेपर बहुत यानी अच्छा हो, बेहतर तरीके का हो सेकंड पारी का, उसके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, आई होप आपका पेपर काफी अच्छा हुआ होगा। तो आज के ग्रेड सेकंड के राजस्थान इतिहास और आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन को देखते हैं। काफी अच्छे क्वेश्चन थे, जैसा कि आपने देखा होगा, पेपर दिया अच्छे से, तो आपको पता होगा कि नॉर्मल वे में कुछ क्वेश्चनों को छोड़कर बाकी सारे क्वेश्चन काफी आसान, इजी थे, आराम से वो हल हो रहे थे। तो ज्यादा समय खर्च न करते हुए अपने इस इतिहास के पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि सुल्तान गयासुद्दीन बलबन द्वारा चित्तौड़ पर किए गए आक्रमण को मेवाड़ के किन प्रमुखों ने मिलकर विफल कर दिया था? हमीरदेव और रतन सिंह, कुंभा एवं सांगा, उदय सिंह और प्रताप, जेत्र सिंह, तेज सिंह और समर सिंह।
तो गयासुद्दीन बलबन के आक्रमण को विफल करने वाले जो थे वो कौन थे? जेत्र सिंह, तेज सिंह और समर सिंह थे। इन्होंने मिलकर गयासुद्दीन बलबन के आक्रमण को विफल किया था। फिर है हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के हरावल दस्ते की कमान किसने संभाली थी? ग्वालियर के शासक राम शाह, मान सिंह झाला, हकीम खां सूरी, बिलू राणा पूंजा। अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका सही आंसर है कि महाराणा प्रताप की सेना के हरावल दस्ते का जो नेतृत्व है हकीम खां सूरी पठान ने किया था। हकीम खां सूरी पठान ने किया था। नेक्स्ट, मारवाड़ में अजीत सिंह को उत्तराधिकारी बनाने के लिए औरंगजेब के विरुद्ध किस राजपूत शक्ति ने राठौड़ों का साथ दिया? मेवाड़ के राज सिंह, आमेर के मान सिंह, जालोर के चाचिंग देव, बीकानेर के राय सिंह। तो आप सभी जानते हो कि मेवाड़ के राज सिंह ने अजीत सिंह को उत्तराधिकारी बनाने के लिए औरंगजेब के विरुद्ध सहायता की थी। नेक्स्ट, निम्न में से किस पुरास्थल से भारत की आजादी से पूर्व ताम्र भंडार प्राप्त हुए थे? निम्न में से किस पुरास्थल से भारत की आजादी से पूर्व ताम्र भंडार प्राप्त हुए थे? बालाथल, गिनलूंड, कुराड़ा और गणेश्वर। तो इसका जो सही आंसर है, कौन सा? गणेश्वर। आप सभी जानते हो गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे, और गणेश्वर को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की क्या कहते हैं? जननी। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की क्या कहते हैं? जननी कहते हैं। नेक्स्ट, 861 के घटियाला अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है। तो आप सभी जानते हो ये 861 ईस्वी का ककुक का घटियाला शिलालेख है। किसका है? ककुक का घटियाला शिलालेख है, और इसके अंदर मंडोर के प्रतिहार वंश की जानकारी मिलती है। हमें मंडोर के प्रतिहार वंश की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। नेक्स्ट अपन बात करें, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के संस्थापक कौन थे? बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के संस्थापक कौन थे? श्री राम आचार्य, रघुवर दयाल, सुरेंद्र कुमार श्रीमाली, मगाराम वेद। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद का जो गठन है वो गठन किया था किसने? रघुवर दयाल ने। किसने किया था? रघुवर दयाल ने किया था। नेक्स्ट बात करें, किस अजमेर कमिश्नर ने 1857 के विद्रोह के शुरू होने पर 15वीं नेटिव इन्फेंट्री की जगह अजमेर शस्त्रागार की सुरक्षा के लिए मेवाड़ से मेर रेजिमेंट मांगी थी? कर्नल डिक्सन, मेजर मॉरिसन, कर्नल एबर्ट, जॉर्ज सेंट पैट्रिक लॉरेंस। तो इसका जो सही आंसर है कर्नल डिक्सन है। कर्नल डिक्सन ने 1857 के विद्रोह शुरू होने पर 15वीं नेटिव इन्फेंट्री की जगह अजमेर शस्त्रागार की सुरक्षा के लिए मेवाड़ से मेर रेजिमेंट मांगी थी। नेक्स्ट, हरिनारायण शर्मा ने अलवर राज्य में जन चेतना संचार हेतु निम्न में से कौन से कार्य किए थे? निम्न में से कौन से कार्य किए थे? आदिवासी संघ की स्थापना, वाल्मीकि संघ की स्थापना, मंदिर में हरिजनों का प्रवेश, अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना। हरिनारायण शर्मा ने अलवर राज्य में जनचेतना के संचार हेतु निम्न में से कौन से कार्य किए थे? तो इसका सही आंसर है कि सारे के जो सारे कार्य है, आदिवासी संघ की स्थापना करना, वाल्मीकि संघ की स्थापना, मंदिर में हरिजनों का प्रवेश, अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना, ये जो कार्य है ये किसने किए थे? अपने हरिनारायण शर्मा ने किए थे। विजय सिंह पथिक के बिजोलिया आंदोलन से अलग होने का प्राथमिक कारण क्या था? किसान पंचायत द्वारा उनके नेतृत्व को अस्वीकार कर माणिक्यलाल वर्मा को एकमात्र नेता चुनना, राजस्थान सेवा संघ की भूमिका को लेकर माणिक्यलाल वर्मा और रामनारायण चौधरी के साथ वैचारिक मतभेद होना, अचलेश्वर दयाल द्वारा शोभालाल गुप्त को जबरन आंदोलन का नेतृत्व सौंपने का दबाव बनाना, और मेवाड़ सरकार द्वारा पति वर्मा और चौधरी को मेवाड़ में प्रवेश करने से प्रतिबंधित करना। तो आप सभी जानते हो कि विजय सिंह पथिक बिजोलिया आंदोलन से अलग होने का पीछे का कारण था माणिक्यलाल वर्मा और रामनारायण चौधरी के साथ इनके वैचारिक मतभेद थे, और इन मतभेदों के कारण ये क्या हो गए थे? बिजोलिया किसान आंदोलन से अलग हो गए थे। स्थानीय सोडा राजपूतों द्वारा
सोडा राजपूतों द्वारा सिंध प्रांत के किस क्षेत्र को भारत संघ से मिलाने का प्रयास किया गया? एक तो देखो अमरकोट का सोडा वंश और एक थार पारकर का सोडा वंश जो था, इन दोनों ने हिंदू बाहुल्य जनसंख्या के कारण भारत संघ में मिलने का प्रयास किया था, उसे भारत में मिलाने का प्रयास किया था। नेक्स्ट, अर्जुन लाल सेठी के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? इन्होंने जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की थी, बिल्कुल की थी। बंगाल के स्वदेशी आंदोलन में इन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया, बिल्कुल लिया। कलकत्ता जेल के बंदी गृह में दुर्व्यवहार के कारण 70 दिन अनशन पर रहे, यह बात क्या है? गलत है। यह कथन क्या है? बिल्कुल क्या है? गलत है। और प्रारंभिक काल में अर्जुन लाल सेठी चौमुख ठिकाने में कामदार नियुक्त हुए थे, बिल्कुल। तो इसमें से कौन सा कथन असत्य है? तो अपने तीसरा वाला कथन क्या है? असत्य है। ये मोटे तौर पर अपने इतिहास के क्वेश्चन थे। अब अपन बात करेंगे आर्ट एंड कल्चर के प्रश्नों की। शब्द हाथी मना मुख्यतः संबंधित है, तो हाथी मना क्या है? हाथी मना भील जनजाति के स्त्री पुरुषों का नृत्य है। भील स्त्री पुरुषों का नृत्य है। तो हाथी मना भीलों का क्या है? नृत्य है। सॉरी, हाथी मना जो है भील जनजाति के पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर घुटनों के बल बैठकर हाथ में नंगी तलवारें लेकर किया गया नृत्य है। तो हाथी मना भील पुरुषों का नृत्य है। सॉरी, है ना, वो पहले मैंने भील स्त्री पुरुष बोल दिया। देवनारायण जी का देहावसान किस स्थान पर हुआ था? तो देवनारायण जी को निर्वाण की प्राप्ति 1290 ईस्वी में देवमाली ब्यावर में हुई थी। देवमाली ब्यावर के अंदर हुई थी। देहमाली लिखा हुआ है, वैसे देवमाली बोलते हैं उसको। निम्नलिखित संतों में से किसने रामानंदी संप्रदाय की गलता पीठ को सुदृढ़ किया था? तो आप सभी जानते हो, किलहदास या कृष्णदास पैहारी। इन्होंने गलताजी पीठ की स्थापना की थी पृथ्वीराज कछवाहा के समय। गलताजी को उत्तरी भारत का तोताद्री और मंकी वैली के नाम से जाना जाता है। अग्रदास जी जो है, अग्रदास जी रेवासा पीठ के संस्थापक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? डिग्गी मेला श्रावण अमावस्या सुमेलित है। बेणेश्वर मेला माघ अमावस्या। बेणेश्वर धाम मेला जो है, बेणेश्वर धाम मेला माघ पूर्णिमा को भरता है। माघ पूर्णिमा को भरता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। कहां भरता है? नवा टापरा साबला डूंगरपुर के अंदर मेले का आयोजन होता है। यहां खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। बाण गंगा मेला मेड़ नामक स्थान पर भरता है। मेड़ बैराट कोटपुतली बहरोड के अंदर। तेजा जी का मेला परबतसर और डिग्गी कल्याण जी का मेला मालपुरा टोंक में भरता है। जयपुर के स्मारकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। चंद्रमहल 5 मंजिला भवन है। मुबारक महल का निर्माण सवाई ईश्वरी सिंह ने करवाया था। हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। हमें कैसे कथनों का चयन करना है? तो हमें सत्य कथनों का चयन करना है। तो ध्यान रखना, चंद्रमहल 5 मंजिला नहीं बल्कि 7 मंजिला भवन है। मुबारक महल का निर्माण ईश्वरी सिंह ने नहीं करवाया था बल्कि माधो सिंह द्वितीय ने करवाया था। और हवा महल का निर्माण प्रताप सिंह ने करवाया था। बिल्कुल। तो केवल सी वाला कथन क्या है? सत्य है। केवल सी वाला कथन क्या है? सत्य है।
बूंदी चित्र शैली के प्रारंभिक विकास के संदर्भ में चुनार से प्राप्त 1591 के रागमाला सेट का ऐतिहासिक महत्व क्या है? यह बूंदी शैली की विशेषताओं को प्रदर्शित करता है, जिसमें परिष्कृत मुगल और स्थानीय मेवाड़ तत्वों का मिश्रण दिखाई देता है। बिल्कुल ये वाला कथन क्या है? सत्य है। बिल्कुल क्या है ये वाला कथन? सत्य है। वीरमायण के संदर्भ में निम्न कथनों में विचार कीजिए। इसके रचयिता बादर के ढाडी थे। बिल्कुल। यह रचना मारवाड़ के राठौड़ वीरम और मल्लीनाग के इतिहास से संबंधित है। बिल्कुल। इसमें केवल काव्य सौंदर्य है, ऐतिहासिक घटनाओं का अभाव। यह बात गलत है। काव्य सौंदर्य नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी तौर पर ऐतिहासिक घटनाएं शामिल है। तो केवल ए और बी वाला कथन अपना क्या है? सत्य है। ए और बी वाला कथन क्या है? सत्य है। भीलों द्वारा पहनी जाने वाली धोती किस नाम से जानी जाती है? तो भीलों द्वारा पहनी गई धोती डेपाड़ा कहलाती है। भील जनजाति के पुरुष घुटनों तक ऊंची जो तंग धोती पहनते हैं उसे डेपाड़ा कहते हैं। लोक नृत्य राई को नाम जाना जाता है गौरी। गौरी को राई नृत्य वो मेरू नाट्य के नाम से जाना जाता है। तो इसे राई नृत्य और मेरू नाट्य के नाम से जाना जाता है। यह भील जनजाति के पुरुषों द्वारा रक्षाबंधन के दूसरे दिन से प्रारंभ होकर 40 दिनों तक चलता है। नेक्स्ट, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्वों और उनके कार्य क्षेत्र के निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सही नहीं है, हमें यह बताना है। रूमा देवी मांड गायिका, फहीमुद्दीन डागर ध्रुपद गायक, दौलत कोठारी वैज्ञानिक, सीताराम लालस भाषाविद। तो रूमा देवी ये मांड गायिका नहीं है, बल्कि लघु उद्योग से संबंधित है। तो ये अपने जो प्रश्न थे ये इतिहास और कलाएं और संस्कृति के थे। काफी इजी आसान थे। एक आध क्वेश्चन को छोड़ दे तो काफी आसान क्वेश्चन थे। धन्यवाद। राधे राधे। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। तो आज ग्रुप सी सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर में ग्रुप सी की बात हम लोग करने वाले हैं। सी ग्रुप का आज अपना फर्स्ट पेपर था जीके का, और वहाँ पे राजस्थान ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स के कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और उनके क्या जवाब होंगे, उन सब बातों की चर्चा छोटे सेशन हम लोग करने वाले हैं। जी हाँ, तो चलो करते हैं सेशन की शुरुआत। जी, सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान ज्योग्राफी की। भाई कौन कौन से क्वेश्चन थे और उनके जवाब क्या। पहला, राजस्थान में पाई जाने वाली भेड़ों की नस्ल के सही समूह की पहचान कीजिएगा। जैसे आपके यहाँ पर आ जाएगा मगरा, सोनाड़ी, जखराना की बात करें तो जैसे नाम आया जखराना तो मामला बिगड़ गया यहाँ से। जैसे नाम आया जखराना की बात करें, उसके बाद जैसे राठी का नाम आया तो भेड़ों के साथ राठी का नाम बिगड़ गया। उसके बाद जैसे थोड़ा सा और आगे चलेंगे सब, है ना, और आगे चलें। जैसे यहाँ पे आगे चले तो यहाँ पे नाम आया आपके जैसे बरबरी का आ गया, नाली का आ गया, है ना, बरबरी का आ गया तो नाम बिगड़ गया यहाँ से। तो मगरा, सोनाड़ी, नाली और पुगल की बात करें ये आपके यहाँ से आ जाएंगे कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 सही जवाब। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं की संक्रमित किस्म नहीं है? मंगला है, सोनालिका है, चंबल है, RHB। जब नाम आता RHB का तो RHB का मतलब होता है आपके यहाँ से बाजरा। तो RHB जो 30 है ये आपके बाजरे की आ जाती है, इसका संबंध गेहूं के साथ नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका सही जवाब। उसके बाद नेक्स्ट आपके यहाँ पर है कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिला समूह में AW जलवायु क्षेत्र पाया जाता है? जब हम कोपेन के जलवायु वर्गीकरण की बात करते हैं तो यहाँ से इस प्रकार से ये हमारा राजस्थान है, और इसके अंदर हम देखते हैं कि भैया आपके दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बात की जाती है, और यही तो आपका AW है। अब देख लो यहाँ पे AW क्या भीलवाड़ा, टोंक गन्ना, भरतपुर, धौलपुर ना, जालौर नहीं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। तो 48 की बात करें यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है निम्नलिखित पर्वत शिखरों पर विचार कीजिएगा। जी, उपयुक्त में से 1000 मीटर से अधिक। कुंभलगढ़ की बात करें 1224, सज्जनगढ़ की बात करें लगभग 938-37 के आसपास है। रघुनाथगढ़ की बात करें 1055 मीटर। लीलागढ़ की बात करें लगभग 800 कुछ आती है यहाँ से। तो दो आते हैं, कुंभलगढ़ 1224 है, रघुनाथगढ़ की बात करें 1055। सज्जनगढ़ भी 1000 से कम है, और लीलागढ़ की बात करें ये भी 1000 से कम आ जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि भैया आपके दो हो गए,
एक तो कुंभलगढ़ और एक रघुनाथगढ़, ए और सी। तो ए और सी कहां पर है? केवल ए और सी, ऑप्शन नंबर 4। तो 49 की बात करें यहाँ पे 4 नंबर हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी नदियां कच्छ के रण में अपना जल विसर्जित करती हैं? पश्चिमी बनास और माही। माही तो नहीं करती है, ये तो ठीक है। लूनी भी करती है और पश्चिमी बनास भी करती है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साबरमती नहीं करती, लूनी करती है। लूनी करती है लेकिन माही नहीं करती, तो लूनी भी करती है कच्छ के रण के अंदर, कश्मीर रण विलुप्त होती है। और पश्चिमी बनास की बात करें, ये भी आपके कच्छ के रण में जाकर के विलुप्त हो जाती है। तो 50 वाले में ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका सही जवाब। उसके बाद नेक्स्ट आपके यहाँ पर है कि वर्ष 2024-25 में राष्ट्रीय दूध उत्पादन में राजस्थान का योगदान कितना है? राष्ट्रीय दूध उत्पादन में यदि हम राजस्थान की बात करें, इसका प्रथम स्थान आता है, प्रथम स्थान है। और यदि यहाँ पे दूध उत्पादन की बात करें तो ये आ जाता आपका 14.82%, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब। सीधा डाटा यहाँ से है, उस डाटा को लेकर के यहाँ से आ जाता है साहब जी। चलो आगे देखो, उसके बाद यहां से आता है कि नेफ्ट का जैव उर्वरक, नेफेड का जैव उर्वरक संयंत्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? जैव उर्वरक संयंत्र की बात करें, जब हम बात करते हैं भरतपुर की, जब हम बात करते हैं भरतपुर की, तो यहाँ पर एक आती है मोती झील, यहाँ पर आती है मोती झील। और इस मोती झील के अंदर यहाँ से शैवाल का उत्पादन किया जाता है, यहाँ से शैवाल उत्पादन होता है। और इस शैवाल के आधार पर, ये जो शैवाल है, इसी शैवाल के आधार पर जैव उर्वरक संयंत्र भी है, और ये पहला ही माना जाता है। तो ये कहां पर है? भरतपुर के अंदर, मतलब राजस्थान में जैव उर्वरक संयंत्र की बात करें, शैवाल आधारित जैव उर्वरक संयंत्र आपके मोती झील के अंदर, और ये राजस्थान का पहला जैव उर्वरक संयंत्र की बात की जाती है। तो 53 के वाले में 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट भाई यहां पर है जी, नेक्स्ट है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023। इसके अनुसार यदि हम बात करें तो 32,869 वर्ग किलोमीटर के ऊपर राजस्थान में वन पाए जाते हैं। राजस्थान के अंदर यदि कुल वनों की बात करें भाई कितना परसेंट? राजस्थान की कुल क्षेत्रफल के लगभग 9.60%, 9.60% भाग पे वन है, जो कि 32,869 वर्ग किलोमीटर के अनुसार। अब राजस्थान में अत्यंत सघन वन के अंतर्गत कितना क्षेत्र आता है? और अत्यंत सघन वनों की बात करें, ये 0.07% है, तो इसका 0.07% निकालेंगे तो ये आपके 223.20 आ जाता है। वैसे यदि हम 18वीं वन रिपोर्ट की बात करें या 2001 स्थिति रिपोर्ट 2023 की बात करें, तो वहां पे लिखा हुआ है, उसके अंदर लिखा हुआ है लगभग 216, वहां पे लिखा हुआ है 216, तो उसके आसपास तो यही है, उसके आसपास तो 223 ही आ जाता है। तो अत्यधिक सघन वनों की बात करें, वेरी डेंसिटी फोर्स की बात करें, ये आपके 0.07% है, और ये हो जाएगा आपके 223.20। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या में ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो यहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या की बात करें, ये ग्रामीण जनसंख्या आपके 75.1%। राजस्थान के अंदर ग्रामीण जनसंख्या की बात करें, राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या की बात करें, ये कितनी है भाई? 75.1%। और शहरी जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या बात करें, ये कितनी है? 24.9%। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका सही जवाब। मतलब ज्योग्राफी के अंदर आपके सीधे सपाट परसेंटेज, ज्यादा यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था जिनको लेकर के आपको सोचना पड़े या कहीं पर कोई कॉन्सेप्ट भी आई हो। ठीक है, चलो ये तो बात होगी इसकी। अब थोड़ा सा आगे चलें, करंट अफेयर्स की बात करें। गुरुजी करंट अफेयर्स में कौन कौन से प्रश्न थे? जैसे एक है, मई 2026 में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान काजरी जोधपुर के नए निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला? तो हमने खूब पढ़ा है, नए निदेशक कौन आए? डॉक्टर एच.एस. जाट आए थे। डॉक्टर एच.एस. जाट, सीधा प्रश्न बनाया था जी, डॉक्टर एच.एस. जाट। तो यहाँ पर कौन है? एच.एस. जाट, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका सही जवाब। पढ़ाया भी था हम लोगों ने जी। उसके बाद यहाँ पर है आपके प्रधानमंत्री कुसुम योजना के कंपोनेंट सी के तहत जयपुर जिले के कुंडा की ढाणी में राजस्थान का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया। तो जब जब सौर ऊर्जा का नाम आया है तब तब हमने बहुत बार पढ़ा है। और इसके अलावा ये रहा आपके जी, ये हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ से कि 5 मेगावाट तक का सोलर प्लांट लगा सकते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कुंडा की ढाणी जयपुर में 4.9 मेगावाट का। तो 4.9 मेगावाट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका सही जवाब जी। और ये देखो, ये रहा आपके कुंडा की ढाणी के अंदर कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत राजस्थान का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? कुंडा की ढाणी जयपुर में। और कितना था? 4.9 मेगावाट। तो 86 वाले में आपके ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका सही जवाब। मतलब एग्जैक्ट मैंने आप लोगों को वो प्रूफ भी दे दिए जो हम लोगों ने पढ़ा था। 2-4 हो सकता है 2-4 पर्सन ऐसे भी थे जिनके प्रूफ मुझे मतलब पढ़ाए थे, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा किस तारीख को पढ़ा दिए यहाँ से, ये तो याद भी आ गया था जी। उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलें। उसके बाद यह है कि तमिलनाडु कैडर के प्रशासनिक अधिकारी शंकरलाल कुमावत को अप्रैल 2026 में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग में संयुक्त सचिव पद पर नियुक्त किया गया था। ये मूलतः राजस्थान किस जिले के रहने वाले हैं? ये सीकर के रहने वाले थे। हाँ, ये एक थोड़ा सा टिपिकल पर्सन था, ये 100% कह सकता हूँ, ये टिपिकल पर्सन था। और यहां तक तो नहीं पहुंच पाए थे भाई, यहां तक तो नहीं पहुंच पाए थे। चलो आगे देखो, नेक्स्ट यहां पर है भारत
ज्ञान भारत मिशन, जी ज्ञान भारत मिशन की बात करें, ये रहा ज्ञान भारत मिशन, भारत सरकार का था। राजस्थान में नोडल विभाग और राज्य नोडल अधिकारी क्रम से नियुक्त किए गए। तो हमारे यहाँ इसके ऊपर कौन काम कर रहा था? राज्य अभिलेखागार की बात करें, प्रतिष्ठित संस्थान की बात करें, ये सब आपके यहाँ पे काम कर रहे थे। जी हाँ, ये काम कर रहे थे कि जी पांडित्यों की बात की जा रही थी। और इसके अंतर्गत हमारे यहाँ पर किसको नोडल विभाग बनाया गया? किसको नोडल विभाग बनाया गया? 89 की बात कर रहा हूं मैं, 89 की है ना। तो यहाँ पर आता है राजस्थान राज्य प्राची विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर को बनाया गया था और राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात की जाती है? संस्कृत अकादमी की बात की जाती है। जो हमारे यहाँ पे जो चीजें थी उनकी बात की जाती है। प्राच्य की बात करें, प्राच्य विभाग की बात करें, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका सही जवाब, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है व्हाट्सएप चैटबुक समाधान साथी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। इसे राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा 11 मई 2026 को प्रारंभ किया। तो देखो 135वीं अंबेडकर जयंती की बात करें, कब आई थी? 14 अप्रैल को। और इस दिन एआई आधारित हेल्प डेस्क समाधान साथी ऐप को लॉन्च किया गया। ये था, इसका मतलब ये 11 मई को तो लॉन्च नहीं किया गया, तो ये तो सही नहीं है साहब। और यह छात्रवृत्ति और पेंशन दोनों ही प्रमुख सेवाओं के लिए एक एकीकृत डिजिटल मंच के रूप में कार्य करता है। ये यहां से आ जाता। अब देखो यहां से 90 की बात करें गुरुजी, 90 की, तो यहाँ पर आपके केवल 2 ठीक है, केवल 2 ठीक है। ये छात्रवृत्ति और पेंशन, मतलब ये समाधान साथी था कि जो बच्चों की छात्रवृत्ति है और पेंशन उनके रूप में काम करेगा। ये अदर हेल्प डेस्क का समाधान साथी आपकी जो समस्याएं हैं उनको सोल्व करेगा। तो केवल 2, ये डी थी तो सही नहीं थी, ये तो सबका सही होगा। उसके बाद यहां पर है मई 2026 में जोधपुर में आयोजित 45वीं राजस्थान सब जूनियर स्टेट शूटिंग बॉल चैंपियनशिप अंडर 17 बालक वर्ग में जयपुर ने निम्नलिखित में से किस टीम को फाइनल में हराकर खिताब जीता? ये पर्सन भी थोड़ा सा टिपिकल था, मतलब सब स्टेट चैंपियनशिप की बात करें तो मामला बिगड़ जाता है। नेशनल समझ में आता है, स्टेट को लेकर के आते हैं ना, तो फिर मामला बिगड़ जाता है। और यहां से यदि क्वेश्चन नंबर 91 की बात करें तो भैया यहाँ पर किसको हराकर खिताब जीता था? गंगानगर को। ये भी थोड़ा सा टिपिकल पर्सन था। नेक्स्ट यहाँ पर राजस्थान के बजट 2026-27 के अनुसार भिवाड़ी में जल भराव की समस्या के निवारण के लिए किस किस के सहयोग से कार्य करवाना प्रस्तावित है? जी, बजट 2026-27 में कहा गया था कि भिवाड़ी में जल भराव होगा, तो ये भिवाड़ी पड़ता किसके पास है? हरियाणा के पास। तो ये पर कहा गया कि भारत सरकार और हरियाणा सरकार इन दोनों के द्वारा यहाँ पर कार्य किया जाएगा। जी हाँ, तो 92 की बात करें यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट है भाई, मई 2026 में महाराष्ट्र में आयोजित 47वीं अखिल भारतीय विद्युत खेल नियंत्रण बोर्ड टूर्नामेंट के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? जी, ये हम लोगों ने पढ़ा था साहब, कौन सा कथन सही नहीं है। यहां देखो, राजस्थान की महिलाओं की खो खो टीम ने रनर ट्रॉफी प्राप्त की। जी, ये तो ठीक है। जयपुर डिस्कॉम के पहलवान दीपक कुमार ने रजत पदक प्राप्त किया। ये भी ठीक है। राजस्थान के पुरुषों की खो खो टीम ने विजेता ट्रॉफी प्रदान की। नहीं भैया, विजेता ट्रॉफी प्रदान नहीं की थी, ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 3, मतलब 93 की बात करें, नंबर 3 हो जाएगा इसका सही जवाब मेरे बच्चों। उसके बाद है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2026, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2026, कंज्यूमर जस्टिस रिपोर्ट 2026 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा और सही की बात करें। कंज्यूमर जस्टिस रैंकिंग में राजस्थान ने देश के बड़े एवं मध्यम आकार के राज्यों में 3रा स्थान प्राप्त किया। यहां से आ जाओ, यदि हम बात करें कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार उपभोक्ता संरक्षण राजस्थान ने कौन सा स्थान हासिल किया? 3रा। ये स्टेटमेंट तो ठीक है, ये तो हमने पढ़ा था जी, ये तो स्टेटमेंट सीधा है। उसके बाद में यहां से आता कि भाई इसके अंदर पहली प्रकाशन ही हुआ, 4 स्तंभों के ऊपर काम किया था। 26 की बात करें उपभोक्ता संरक्षण में हम लोग 3rd स्थान के ऊपर थे, 5.82% था, 10 से कम हमारी रैंकिंग यहां से आई थी। अब लेकिन मुद्दा दूसरे पे भी आ जाता है, 95 की बात करें, मुद्दा दूसरे पे भी आता है। प्रदेश को यह उपलब्धि उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में बजटीय प्रावधान और उपभोक्ता संबंधी अधिकारों की पालना से 21 मापदंड, यहाँ पर 21 मापदंड नहीं है, यहां पर 21 मापदंड नहीं है, 4 स्तंभों के आधार पे था। ये किसके आधार पे था? 4 स्तंभ थे, पुलिस, जेल, न्यायपालिका और कानूनी सहायता की बात करें तो ये सही नहीं है। इसका मतलब 95 की बात करें, यहां पर आपके कथन ए सत्य है और कथन बी असत्य है। ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका सही जवाब। उसके बाद यहां पर है कि अप्रैल 2026 में लोक सेवा दिवस के अवसर पर प्रदान किए गए मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार की श्रेणी के साथ निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही सम्मिलित है? जी हाँ, ये रहा हमने कि सिविल सेवा दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में राज्य के लोक सेवकों को प्रदत्त मुख्यमंत्री एक्सलेंस अवार्ड की बात करें, जैसे यहाँ पर आरती डोगरा की बात करें, आरती डोगरा इनको दिया गया था आपके शासन श्रेणी में, इनको किस में दिया गया था? शासन श्रेणी में दिया गया था। कुशाल यादव की बात करें, आप क्या जाएगा यहाँ पर? जी, गायत्री राठौड़ की बात करें, उनको दिया गया था, गायत्री राठौड़ की बात करें, इनको दिया गया था नवाचार की श्रेणी के अंदर। रोहतास सिंह तोमर की बात करें, इनका भी नाम यहां से आ जाएगा। तो ये रहा नवाचार के अंदर आरती डोगरा और सिद्धार्थ महाजन की बात करें तो सिद्धार्थ महाजन नवाचार के क्षेत्र में था। जी है ना, ये यहाँ पे सब कुछ है। अब देखो इसके अंदर तो हमने यहाँ पे देखा कि भैया ऑप्शन बी की बात करें, उचित मिलान कीजिएगा। तो ये पूरा का पूरा हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई ए में 3 होगा, ए में
नवाचार की बात करें, गायत्री राठौड़ की बात करें, गायत्री राठौड़ नवाचार श्रेणी में, और कुणाल कुशाल की बात करें तो गायत्री राठौड़ नवाचार के क्षेत्र में, ये ठीक है। उसके बाद में हमने पढ़ा था बी की बात करें, आरती डोगरा शासन श्रेणी की बात करें तो आरती डोगरा फ्लैगशिप थोड़ी ना थी, आरती डोगरा फ्लैगशिप थोड़ी ना थी, फ्लैगशिप के अंदर तो खुशहाल यादव था, तो यहाँ पे 96 की बात करें, अब 96 के अंदर क्या होगा, तो आपके यहाँ पर गायत्री क्या लिखा, कौन सा संयोजन सही सुमेलित है, जी हाँ, तो ये तो आपके आरती डोगरा ये भी नहीं है। गायत्री राठौड़ की बात करें, ये आपके नवाचार की श्रेणी में था, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका सही जवाब। तो एग्जैक्ट ऐसे कैसे पढ़े हुए हैं कि भैया किसको किस श्रेणी में, आरती डोगरा शासन श्रेणी में था, कुशाल यादव फ्लैगशिप में था और गायत्री राठौड़ नवाचार श्रेणी में आ जाती है साहब। तो सही सुमेलित है गायत्री राठौड़ नवाचार की श्रेणी के अंदर, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका सही जवाब। तो ये आपके राजस्थान ज्योग्राफी और राजस्थान करंट अफेयर्स के पर्सन थे, और सिंपल से पर्सन थे। आई थिंक हो सकता करंट अफेयर्स की बात करें, हो सकता है करंट अफेयर्स के अंदर आपके 1-2 पर्सन ऐसे थे जो स्टेट चैंपियनशिप वाले था, और एक वो जो आपके महाराष्ट्र वाला, कर्नाटक वाला सॉरी, वो वहां पे मामला बिगड़ सकता है। बाकी चाहे ज्योग्राफी की बात करें, राजस्थान ज्योग्राफी की, और चाहे हम बात करें करंट अफेयर्स की, सिंपल से पर्सन आए थे, और मुझे उम्मीद है और विश्वास आपकी तैयारी पे कि आप लोगों के पर्सन सही गए होंगे। तो बस अब नेक्स्ट फैकल्टी मेंबर आपसे जुड़ने वाले हैं। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का उत्कर्ष क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। हम आपके आज के जो जीके वाला क्वेश्चन आपका हुआ है पार्ट सी वाला, ग्रुप सी वाला, उसमें जो है हम लोग उसके अंतर्गत हम लोग आपको, ठीक है, जो आपका टेस्ट पेपर आया है, क्वेश्चन पेपर आया है, उसके अंतर्गत हम लोग जो क्वेश्चंस हैं मनोविज्ञान के उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो साइकोलॉजी के जो क्वेश्चंस हैं उनका हम लोग डिस्कशन करेंगे। आइए शुरू करते हैं मनोविज्ञान के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 25 मनोविज्ञान का क्वेश्चन है, शैक्षिक मनोविज्ञान के ऐतिहासिक रुझान और वर्तमान दृष्टिकोणों की तुलना करने पर, ठीक है, शैक्षिक मनोविज्ञान के वर्तमान रुझान और शैक्षिक और वर्तमान दृष्टिकोणों की तुलना करने पर प्रत्यक्ष जो अनुदेशनात्मक दृष्टिकोण है थॉर्नडाइक के विचार से अधिक मिलता जुलता है, जबकि रचनावादी दृष्टिकोण निम्नलिखित विद्वानों के केंद्रीय विचार थे। तो हमें यह बताना है कि शैक्षिक मनोविज्ञान के ऐतिहासिक रुझान और वर्तमान दृष्टिकोणों की तुलना करने पर जो प्रत्यक्ष अनुदेशनात्मक दृष्टिकोण जो थॉर्नडाइक के विचार से अधिक मिलता जुलता है, जबकि रचनावादी दृष्टिकोण निम्नलिखित विद्वान के केंद्रीय विचार थे। तो रचनावादी जो थे ना, वो विलियम जेम्स के विचार थे, ठीक है। रचनावादी किसके विचार थे? विलियम जेम्स के, ठीक है। तो आई पावलोव व्यवहारवादी थे, नहीं थे। सिगमंड फ्राइड तो मनोविश्लेषणवादी थे। स्किनर भी व्यवहारवादी थे, लेकिन विलियम जेम्स जो हैं वो रचनावादी दृष्टिकोण से मिलते जुलते। तो करेक्ट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1 जो है एकदम राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 जो है एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सत्य पूछा, फिर सत्य नहीं है। असत्य भी लिख सकता था। कई बार हम सत्य पढ़ के फिर सीधा आंसर पे आ जाते हैं। तो सत्य नहीं है अर्थात असत्य है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों के से प्रभावित होता है, बिल्कुल। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। एक बच्चा, ठीक है, अलग तरह की संस्कृति में रहेगा तो डेफिनेटली उसके विकास पर प्रभाव पड़ेगा। तो ये तो सही है एकदम, ठीक है। ये तो सत्य है गुरुजी। ये कैसा है? सत्य है, ठीक है। विकास एक निश्चित किंतु अपूर्वान में, ठीक है, जबकि पूर्वन में होता है, ये यहां गलत हो गया, ठीक है। विकास का पूर्वन में किया जा सकता है, तो पूर्वन में पैटर्न का अनुसरण करता है, जबकि अपूर्वन में हो गया तो ये कथन कैसा हो गया गुरुजी? असत्य हो गया। विकास में परिपक्वता का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बिल्कुल निभाता है। पहले बच्चे की वृद्धि होती है, पहले बच्चे की ग्रोथ होती है, ग्रोथ के बाद बच्चे का होता है परिपक्वता आती है, ठीक है। और परिपक्वता के बाद बालक क्या करता है? उसको अधिगम कराते हैं, और अधिगम जैसे जैसे बच्चे का होगा वैसे वैसे बच्चे का क्या होगा? विकास होगा। तो विकास के अंतर्गत परिपक्वता एक रोल तो प्ले करती है, मैच्योरिटी। अगर एक बच्चा परिपक्व नहीं होगा तो उसका विकास नहीं कराया जा सकता। तो विकास में परिपक्वता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ये बात एकदम सत्य है। और विकास उद्दीपन द्वारा
सहायता प्राप्त करता है, ये बात भी सत्य है। विकास जो है वो स्टिमुलस के द्वारा, उद्दीपन के द्वारा सहायता प्राप्त करता है। इसका मतलब स्टेटमेंट नंबर 1 सत्य है, 2 सत्य है और 4 सत्य है, सॉरी 3 सत्य है और 4, लेकिन 2 जो है वो असत्य है। तो कौन सा सत्य नहीं है? ये सत्य नहीं है। तो राइट उसका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 जो है एकदम करेक्ट आंसर होगा कि ये सत्य नहीं है। क्लियर सबके माइंड में? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षकों के विभिन्न आयु स्तरों पर शिक्षण की समस्याओं से निपटने के लिए विकसित विभिन्न विधियों और उपागमों को लागू करने में सहायता करता है। यह कथन शैक्षिक मनोविज्ञान के किस क्षेत्र को संदर्भित करता है? देखो, शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षकों को विभिन्न आयु स्तरों पर शिक्षण की समस्याओं से निपटने के लिए विकसित विभिन्न विधियों और उपागमों को लागू करने में सहायता। तो उपागम लागू कब होते हैं? लागू होते हैं प्रक्रिया में। लागू कब होते हैं? प्रक्रिया में। किसी भी चीज को हम इंप्लीमेंट कब करते हैं? किसी भी चीज को लागू किस में करते हैं? हम प्रक्रिया में लागू करेंगे। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? ये अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत आने वाला है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा अधिगम प्रक्रिया। क्या होगा दोस्तों? अधिगम प्रक्रिया। ठीक है, समझ आ गया? शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षकों को विभिन्न आयु स्तरों पर शिक्षण की समस्याओं से निपटने के लिए विकसित विभिन्न विधियों और उपागमों को लागू। तो विभिन्न विधि और उपागम कब लागू करते हैं हम लोग? तो वो शिक्षण प्रक्रिया में लागू करते हैं। यह कथन किस क्षेत्र से संबंधित है? परिणाम नहीं। परिणाम में हम लोग विधि और उपागम थोड़ी लागू करते हैं। विधि और उपागम तो ड्यूरिंग टीचिंग जब हम पढ़ा रहे होते हैं उस समय लागू करते हैं, तो मूल्यांकन भी नहीं होगा, अधिगम कर्ता भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर इसका रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1, 1 जो है एकदम करेक्ट आंसर इसका रहेगा। अगला सवाल गुरुजी आपके सामने ये रहा। नीचे उन मनोवैज्ञानिकों के समूह दिए गए हैं जिन्हें अधिगम में संज्ञानात्मक सिद्धांत में योगदान दिया है। पता लगाइए इनमें से कौन इस समूह में सम्मिलित नहीं है। तो यहां कुछ मनोवैज्ञानिक है जो संज्ञानवादी है, एक मनोवैज्ञानिक ऐसा है जो संज्ञानवादी नहीं है। आइए देखते हैं वो कौन से हैं। देखो, एडवर्ड टोलमैन संज्ञानवादी है। टोलमैन के द्वारा साइन लर्निंग थ्योरी, चिन्ह अधिगम का सिद्धांत दिया था, संज्ञानवादी है। कोहलर के द्वारा सूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया गया था, ये भी संज्ञानवादी है। सेलिगमैन भी संज्ञानवादी है। सेलिगमैन भी कैसा है? संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, ये भी कैसा है? संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक है। और ये भी कैसा है? संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, तीनों के तीनों संज्ञानवादी हैं। लेकिन वॉटसन जो है ना वो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक और व्यवहारवाद के जनक भी माने जाते हैं। तो वॉटसन जो है वो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। इसलिए पता लगाइए कि कौन इस समूह में, कौन से समूह में संज्ञानवादी सिद्धांत में योगदान दिया, ऐसे समूह में शामिल नहीं है। तो वॉटसन जो है ऐसे समूह में शामिल नहीं है, क्योंकि वॉटसन कैसे मनोवैज्ञानिक होंगे? व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक होने वाले हैं। तो इसका करेक्ट जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4 एकदम राइट आंसर इसका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गुरुजी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। माध्यमिक विद्यालय के छात्रों में भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए हस्तक्षेप योजना बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अधिक लागू होता है? माध्यमिक विद्यालय के छात्रों में भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए हस्तक्षेप योजना बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अधिक लागू होता है? देखो, भावनात्मक व्यवहार हमारे व्यवहार के सीखे और अर्जित पैटर्न होते हैं। ठीक है, ये बात ठीक है। भावनात्मक व्यवहार प्रारंभिक अवस्था में सामान्य उत्तेजना के रूप में दिखाई देते हैं। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के जो भावनात्मक व्यवहार हैं 2 वर्ष की आयु तक स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। भावनात्मक व्यवहारों की जो जड़ें हैं आनुवांशिक प्रभावों में निहित होती हैं। अब हमें बताना है इसमें से कि कौन सा जो है सबसे उपयुक्त है। तो माध्यमिक विद्यालय के जो विद्यार्थी हैं उनमें भावनात्मक नियंत्रण बनाने के लिए, ठीक है, योजना बनाते समय निम्नलिखित में से सबसे अच्छा पैटर्न यह है कि हम बच्चों को यह समझाएं कि भावनात्मक व्यवहार जो है वो हमारे व्यवहार के सीखे और अर्जित पैटर्न से विकसित होते हैं। तो अगर हम हमारे इमोशंस को कंट्रोल करना चाहते हैं तो हम अर्जित पैटर्न के द्वारा इनको ठीक कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1 जो है एकदम राइट आंसर होगा। ठीक है, प्रारंभिक अवस्था में सामान्य उत्तेजना, ये सबसे अधिक अच्छा इंप्लीमेंट नहीं होने वाला है। ठीक है, 2 वर्ष की आयु तक स्पष्ट दिखाई देते हैं, ये भी ठीक नहीं रहेगा। भावनात्मक व्यवहार की जड़ें, ये भी जो है आनुवांशिक प्रभावों पे, ये भी सही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि भावनात्मक व्यवहार हमारे व्यवहार के सीखे और अर्जित पैटर्न होते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल ये रहा।
कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चों में नैतिक आचरण पूर्णतः आंतरिक नियंत्रण में होता है? ठीक है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चों में नैतिक आचरण पूर्णतः आंतरिक नियंत्रण में होता है? नैतिक आचरण मतलब आंतरिक का मतलब एक तो हम दूसरे की वजह से नैतिक रहें, कोई पुरस्कार की वजह से या किसी दंड की वजह से या किसी ठीक है किसी सम्मान प्रशंसा की चाह में, और एक आंतरिक नियंत्रण मतलब खुद का नियंत्रण। ठीक है, तो कोहलबर्ग के द्वारा 3 अवस्थाएं बताई गई थी। एक तो पूर्व पारंपरिक स्तर बताया गया था। पूर्व पारंपरिक स्तर में बच्चे का जो कंट्रोल है नैतिकता का वो बाहर रहता है, जबकि एक हम इसमें बताया था पारंपरिक स्तर। पारंपरिक स्तर के अंतर्गत बालक नैतिकता सीखता है। ठीक है, और फिर हमारा आता है लास्ट में पश्च या बाद वाला। ठीक है, जिसको हम उत्तर पारंपरिक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तर पारंपरिक स्तर। और उत्तर पारंपरिक जो स्तर हमारा है, इस उत्तर पारंपरिक स्तर में बालक का नैतिक कंट्रोल स्वयं के हाथ में आ जाता है। तो यहाँ नैतिक कंट्रोल कैसा हो जाता है? पूर्णतः आंतरिक जो है बच्चे का नैतिक कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, पूर्णतः आंतरिक का मतलब हमारी नैतिकता का कंट्रोल हमारे हाथ में आ गया। तो इस स्तर पर जो है ये 4 वर्ष से लेकर 10 वर्ष की अवस्था है, ये 10 से लेकर 13 वर्ष का है, और ये 13 से ऊपर है। ठीक है, पूर्व पारंपरिक जो स्तर है इसको पूर्व रूढ़िगत भी कहते हैं, इसको रूढ़िगत, इसको उत्तर रूढ़िगत। इसमें 2 अवस्थाएं होती हैं, इसमें भी 2, इसमें 2। ठीक है, तो कोहलबर्ग ने स्तर बताए थे 3 और अवस्थाएं बताई थी 6। तो कोहलबर्ग में जो नैतिक विकास का सिद्धांत उन्होंने दिया, किस अवस्था में बच्चों में नैतिक आचरण पूर्णतः आंतरिक नियंत्रण में होता है, तो वो किस में होता है? उत्तर रूढ़िगत स्तर में रहेगा। ठीक है, किस में रहेगा? उत्तर रूढ़िगत। परंपरागत को रूढ़िगत भी कह सकते हैं ना हम लोग। ठीक है, पारंपरिक को क्या बोल सकते हैं? रूढ़िगत भी बोल सकते हैं। तो किसके अंतर्गत रहेगा? उत्तर रूढ़िगत जो स्तर है उसमें ये रहेगा। साधनात्मक सापेक्ष उन्मुखी अवस्था नहीं रहेगा, रूढ़िवादी में नहीं रहेगा। ठीक है, और प्राक में भी नहीं रहेगा। करेक्ट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1, एकदम राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 जो है गुरुजी एकदम सही जवाब जो है रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है गुरुजी? आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, देखिए। फ्राइड के व्यक्तित्व के मनोविश्लेषण सिद्धांत से संबंधित नीचे 2 कथन दिए गए हैं। अहम व्यक्ति की प्रवृत्तिजन्य ऊर्जा का स्रोत होता है। कथन भी है, अहम को नैतिक मूल्यों, समाज व अन्य व्यक्तियों की परवाह नहीं होती है। ठीक है, क्या इसका सही जवाब होगा? फ्राइड के व्यक्तित्व मनोविश्लेषण सिद्धांत से संबंधित नीचे 2 कथन दिए गए हैं। अहम में मूल प्रवृत्ति जो होती है, प्रवृत्तिजन्य ऊर्जा ईड़ होती है, अहम नहीं होती है। ठीक है, प्रवृत्तिजन्य जो ऊर्जा होती है वो किस में होती है? ईड़ में होती है, ईगो में नहीं होती है। तो ये असत्य हो गया कथन। कैसा हो गया? असत्य। और ये कह रहा है अहम को नैतिक मूल्यों, समाज या अन्य व्यक्तियों की परवाह नहीं होती है। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, ईड़ को परवाह नहीं होती है, ईड़ को नैतिक मूल्यों की परवाह नहीं होती है। अहम को तो फिर भी थोड़ी होती है, सुपर ईगो वाले को सबसे ज्यादा होती है, लेकिन ईड़ को बिल्कुल नहीं होती है। और मूल प्रवृत्तियों से भी प्रवृत्त कौन रहेगा? मूल प्रवृत्तियों से भी प्रवृत्त रहेगा वो ईड़ ही होगा। ठीक है, तो यहां दोनों जगह अगर अहम की जगह ईड़ होता, इदम होता, तब तो ये दोनों स्टेटमेंट ठीक हो जाते। ठीक है, लेकिन ये स्टेटमेंट असत्य होगा और ये स्टेटमेंट भी कैसा हो गया? असत्य हो गया। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट असत्य हैं। तो इसका सही उत्तर होगा कि भाई ए और बी दोनों ही असत्य हैं। तो ए सत्य नहीं, ए असत्य, किंतु बी ये भी गलत। ए और बी दोनों कथन असत्य, बिल्कुल सही। ठीक है, दोनों सत्य, ये गलत। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। हम जो सीखते हैं विशिष्ट प्रतिक्रियाओं के बजाय अपेक्षाओं का एक समूह या पर्यावरण का एक संज्ञानात्मक मानचित्र होता है, जिसमें अर्जित अपेक्षा होती है कि किसी विशेष संदर्भ से एक उद्दीपन के बाद दूसरा उद्दीपन होगा। तो एक उद्दीपन से दूसरा उद्दीपन साइन लर्निंग में होता है। उद्दीपन किस में होता है? तो उद्दीपन तो संकेत अधिगम में होता है। उद्दीपन के बाद उद्दीपन, बात समझ आया? तो उद्दीपन संकेत अधिगम। अनुबंधित अधिगम में नहीं होगा, सब प्रयास त्रुटि में नहीं होगा। या तो उद्दीपक के बाद क्या हो रहा है?
प्रतिक्रिया हो रही है, उद्दीपक उद्दीपन हो रहा है यहाँ, ठीक है, लेकिन संकेत अधिगम में उद्दीपन होता है, ठीक है। और अंतर्दृष्टि के सिद्धांत में ज्ञान सूझ अंतर्दृष्टि के द्वारा होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा संकेत अधिगम, सी जो है 3 जो है एकदम राइट इसका आंसर रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल गुरुजी 34 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रचनावाद के संबंध में 2 मुख्य विचार नीचे दिए गए हैं। शिक्षार्थी अपनी समझ के निर्माण में निष्क्रिय होते हैं, ज्ञान निर्माण प्रक्रिया में सामाजिक अंतःक्रिया महत्वपूर्ण होती है। क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? रचनावाद के संबंध में 2 मुख्य विचार नीचे दिए गए हैं, ठीक है। तो क्या विचार है गुरुजी रचनावाद के संबंध में? पहला विचार है कि शिक्षार्थी अपनी समझ के निर्माण में सक्रिय होते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। विद्यार्थी अपनी समझ के निर्माण में, जो निर्मितवाद होता है, ठीक है, संरचनावाद होता है। क्या होता है निर्मितवाद? बालक के मस्तिष्क में पूर्व ज्ञान और नए ज्ञान के मध्य संक्रिया करते हुए नए ज्ञान की संरचना का निर्माण होता है। बालक के मस्तिष्क में निर्मित नए ज्ञान को क्या कहते हैं? संज्ञान कहते हैं। और संज्ञान निर्माण की पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? निर्मितवाद कहलाती है। तो शिक्षार्थी अपनी समझ के लिए निर्माण में निष्क्रिय होते हैं, ये बात एकदम सही है। ज्ञान निर्माण प्रक्रिया में सामाजिक अंतःक्रिया महत्वपूर्ण होती है, ये बात एकदम सही नहीं है। ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया में जो है बालक की अंतःक्रिया, ठीक है, सामाजिक अंतःक्रिया महत्वपूर्ण नहीं होती है, बालक की खुद की मानसिक संक्रिया महत्वपूर्ण होती है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। इसका मतलब ए सही और आर क्या होगा गुरुजी? गलत होगा, ठीक है। तो इसका राइट स्टेटमेंट होगा, माफ करना, ठीक है, इसमें राइट जो स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा? शिक्षार्थी अपने समझ के निर्माण के लिए निष्क्रिय होते हैं। तो शिक्षार्थी अपने समझ के निर्माण के लिए निष्क्रिय नहीं, जबकि ये गलत हो गया, यहाँ सक्रिय रहते हैं, ये गलत है भाई, ठीक है। हमने इसको सक्रिय पढ़ लिया था। तो विद्यार्थी अपनी समझ के निर्माण के लिए सक्रिय होते हैं, ये बात हमें याद रखनी है। ज्ञान निर्माण प्रक्रिया में सामाजिक अंतःक्रिया, ये जो है एकदम सही है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया? ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया, क्योंकि बालक निर्मितवाद की प्रक्रिया में बालक कैसा होता है? सक्रिय होता है। निर्मितवाद की प्रक्रिया बाल केंद्रित है, ठीक है। तो ये निष्क्रिय नहीं, सक्रिय हम लोगों ने पढ़ लिया था, तो निष्क्रिय है। तो इसका मतलब ए तो हो गया गुरुजी गलत और बी जो है सही। तो देखो बी सही और ए गलत, राइट स्टेटमेंट होगा ऑप्शन नंबर ए, एकदम करेक्ट आंसर इसका रहने वाला है, ठीक है। क्लियर हुआ सबके दिमाग में? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल ये रहा। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित प्रकार की बुद्धिमत्ता का सही मिलान उन लोगों के उदाहरणों से कीजिए जिनके उस विशेष प्रकार की बुद्धिमत्ता पाई जाती है, ठीक है। देखो गार्डनर ने, हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा, ठीक है, फ्रेम्स ऑफ माइंड दिया गया, एक किताब लिखा गया फ्रेम्स ऑफ माइंड, और उन्होंने इसमें जो है 1983 के दौरान बुद्धि के प्रकार बताए थे। पहले 7 प्रकार बताए थे, बाद में 2 और बताए, तो टोटल कितने हो गए? 9, ठीक है। भाषाई बुद्धि, तार्किक बुद्धि, आकाशीय बुद्धि, सांगीतिक बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि, व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि, ठीक है, व्यक्तिगत अन्य बुद्धि, प्रकृतिवादी और यथार्थवादी, ठीक है। यथार्थवादी को हम लोग जो है, ठीक है, यथार्थवादी जो बुद्धि है उसको अस्तित्ववादी बुद्धि भी हम लोग कहते हैं। तो गार्डनर ने जो प्रकार बताए थे, शारीरिक गतिक होती है जिन लोगों में फिजिकल एक्टिविटीज ज्यादा करने की, पहलवान वगैरह, खिलाड़ी वगैरह, इनमें। तो शारीरिक गतिक किस में हो जाएगी? खिलाड़ियों में हो जाएगी, ठीक है ना। शारीरिक गतिक किस में हो जाएगी? खिलाड़ियों में हो जाएगी। अंतःवैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक, देखो स्वयं की प्रॉब्लम्स को समझने की योग्यता अंतःवैयक्तिक, तो जो दार्शनिक होता है उसमें अंतर्वैयक्तिक होगी, और दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझने की योग्यता जो है ना वो क्या कहलाएगी? अंतर्वैयक्तिक। तो मनोवैज्ञानिक जो है वो दूसरों की प्रॉब्लम जो है वो समझ सकता है। क्लियर हुआ सबके दिमाग में? और स्थानिक बुद्धि किसमें होगी? आर्किटेक्चर में दैशिक या स्थानिक बुद्धि होगी। तो इसका सही विकल्प बनेगा, ए के अंदर 4 आने वाला है, बी के अंदर जो है वो 3rd आने वाला है, सी के अंदर जो है वो 2nd आने वाला है, और डी के अंदर जो है वो आपका 1st आने वाला है। तो सही विकल्प इसका रहने वाला है ए 4, बी 3rd, सी 2nd और डी। तो किस में आएगा? ये तो गलत हो गया पहले वाला, ये भी गलत, ये भी गलत। ए 4 ये रहा, बी 2nd 3rd ये रहा, सी ये रहा और डी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट आंसर जो है वो रहने वाला है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 36 क्वेश्चन क्या कह रहा है गुरुजी? क्वेश्चन नंबर 36 ये कह रहा है कि व्यक्तित्व के शील गुण उपागम के बारे में, व्यक्तित्व के शील गुण उपागम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखो शील गुण क्या होता है? किसी भी व्यक्ति का अति स्थायी व्यवहार शील गुण कहलाता है।
किसी भी व्यक्ति का अतिस्थायी व्यवहार क्या कहलाएगा? शील गुण। तो शील गुण के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? शील गुण समय के साथ अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं, बिल्कुल। शील गुण समय के साथ अस्थायी होते हैं, ये बात एकदम सही है। शील गुण सामान्यतः विभिन्न परिस्थितियों में स्थिर रहते हैं, ये बात भी एकदम सही है। शील गुण जो है सामान्यतः विभिन्न परिस्थितियों में स्थिर रहते हैं। व्यक्तियों के शील गुणों की प्रबलता एवं संयोजन भिन्नता रखते हैं, सभी जो लोग हैं उनमें शील गुणों में डिफरेंस रहता है, ये बात भी एकदम सही है। ठीक है, और फिर आगे है, एक शील गुण उपागम लोगों की केवल द्वितीयक विशेषताओं की पहचान करने का प्रयास करते हैं। नहीं, शील गुण व्यक्ति की मूल विशेषताओं की पहचान करते हैं, द्वितीयक की नहीं। तो ये बात गलत हो गई। तो यही बात क्या है? सही नहीं है। तो वो पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो स्टेटमेंट नंबर 4 जो है वो सही नहीं है। तो इसका राइट जो आंसर रहने वाला है वो रहेगा स्टेटमेंट नंबर 4 जो है एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गुरुजी। 37 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। परीक्षा में खराब प्रदर्शन करने के बाद जब एक बालक ने नए पेन का एक सेट खरीदा तो उसने अपने मित्रों से कहा कि अगली परीक्षा में मैं इन पेनों से अच्छा प्रदर्शन करूंगा। तो इसे हम युक्तिकरण कहते हैं। कितनी बार हम लोग क्लास में इस चीज को खूब एग्जाम में हम लोगों ने, ठीक है, प्रैक्टिस सेशन में उत्कर्ष में हम लोगों ने करवाया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। सेम क्वेश्चन, ठीक है। तो परीक्षा में जब खराब प्रदर्शन कर रहा है तो वो अब इस परीक्षा में तो फेल हो गया, अब अपनी असफलता के लिए क्या दे रहा है? वो तर्क दे रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं? रेशनलाइजेशन बोलते हैं, युक्तिकरण। ठीक है, युक्तिकरण को औचित्य स्थापना तर्क संगतिकरण भी कहते हैं। क्या ये प्रक्षेपण होगा? नहीं। क्या ये प्रतिगमन होगा? नहीं। क्या ये प्रतिक्रियण होगा? नहीं। ठीक है, युक्तिकरण क्या होता है? जब एक व्यक्ति किसी कार्य को करने में असफल हो जाए और अपनी असफलता के लिए तर्क दे। तो ये बच्चा किसी काम को करने में फेल हो गया लेकिन नए पेन खरीद कर, ठीक है, अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए तर्क दे रहा है, तो इसको हम रेशनलाइजेशन या युक्तिकरण कहते हैं। प्रक्षेपण क्या होता है? जब कोई व्यक्ति अपनी कमियों या दोषों को दूसरे लोगों पर थोपता है उसे प्रक्षेपण कहते हैं। प्रतिगमन मतलब पीछे लौटना, पास्ट में लौटना, यानी अपने भूतकाल में लौटना भ्रतिगमन कहलाता है। और प्रतिक्रिया निर्माण का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति वास्तव में वैसा नहीं है लेकिन वो वैसा दिख रहा है। जैसे एक भ्रष्टाचारी व्यक्ति का भ्रष्टाचार पर भाषण देना, वो प्रतिक्रिया निर्माण होगा। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि युक्तिकरण एकदम राइट आंसर इसका रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मनोसामाजिक प्रेरकों के उदाहरण हैं। निम्नलिखित में से मनोसामाजिक प्रेरकों के उदाहरण हैं। ठीक है, अब देखो मनोसामाजिक प्रेरकों के उदाहरण कौन कौन से हैं आप देखेंगे। उपलब्धि की आवश्यकता मनोसामाजिक प्रेरक का उदाहरण है, बिल्कुल है। भूख शारीरिक आवश्यकता का प्रेरक है। ठीक है, भूख एक जैविक प्रेरक है। भूख कैसा है? जैविक। प्यास कैसा है? जैविक। भूख और प्यास कैसे प्रेरक है? जैविक प्रेरक है। ठीक है, तो उपलब्धि की आवश्यकता जो है, उपलब्धि की आवश्यकता मनोसामाजिक प्रेरक है। संबंधता की आवश्यकता मनोसामाजिक प्रेरक है। जिज्ञासा और अन्वेषण की आवश्यकता भी मनोसामाजिक है। आत्म वास्तविकीकरण की आवश्यकता भी मनोसामाजिक है। लेकिन भूख और प्यास ये दोनों के दोनों जैविक प्रेरक हैं। कैसे प्रेरक है गुरुजी? जैविक प्रेरक है। तो देखो F एकदम इसमें आएगा, E इसमें आएगा, D इसमें आएगा गुरुजी, D इसमें आएगा और आपका A भी इसमें आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ADEF। तो ADEF आपका ऑप्शन नंबर ए के अंदर दिया गया है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बाकी का इसमें गलत हो जाएगा क्योंकि बी में भूख प्यास तो जन्मजात प्रेरक है ना, जैविक। क्लियर ही आंसर दिख रहा है, बात सबके समझ में आया। तो भूख प्यास नींद मलमूत्र त्याग विश्राम ये जैविक है। बाकी उपलब्धि सम्मान सत्ता जिज्ञासा आत्म वास्तविकरण ये कैसे हैं? ये सबके सब जो है आपके कैसे हैं? ये सबके सब मनोसामाजिक प्रेरक की कैटेगरी में आएंगे। तो करेक्ट जो इसका आंसर रहने वाला है वो रहेगा ऑप्शन नंबर 1 एकदम राइट आंसर इसका रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने गुरुजी ये रहा। सृजनात्मकता के निम्नलिखित में से किस तत्व का तात्पर्य अनेक तरह के विचारों की खुली अभिव्यक्ति से होता है? देखो सृजनात्मकता की क्या क्या विशेषता होती है? सृजनात्मकता में धारा प्रवाहशीलता होती है, मौलिकता होती है, लचीलापन, विस्तारण, ये तो सब होता है। लेकिन यहां जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो कह रहा है कि इन चारों में से ये अर्थ किसका है? तो देखो एक शब्द है लचीलापन। लचीलापन का मतलब क्या होता है? ठीक है, विस्तारण का मतलब होता है किसी भी चीज को एलेबोरेट करने की क्षमता। जिस बच्चे में एलेबोरेट करने की क्षमता ज्यादा होती है उसका क्रिएटिविटी अच्छा होता है। तो ये एलेबोरेट करने को तो बता ही नहीं रहा। लचीलापन का मतलब होता है किसी एक चीज को अलग अलग एंगल या दृष्टिकोणों से देखने की क्षमता। तो
निम्नलिखित में से किस तत्व में अनेक तरह से विचारों की खुली अभिव्यक्ति किस में होगी? लचीलेपन में होगी, फ्लेक्सिबिलिटी में होगी। फ्लेक्सिबिलिटी किसे कहते हैं? किसी भी एक विचार को अनेकों एंगल या दृष्टिकोणों से देखने की जो क्षमता होती है उसको हम क्या बोलते हैं? लचीलापन या फ्लेक्सिबिलिटी जो है हम लोग कहते हैं। मौलिकता नवीनता को कहते हैं। धारा प्रवाहशीलता फ्लुएंसी के साथ नए विचार लाने की प्रवृत्ति को कहते हैं। तो अनेक तरह के विचारों की खुली अभिव्यक्ति किस में होगी? लचीलेपन में होगी। इसलिए इसका करेक्ट जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर 2 जो है एकदम राइट आंसर इसका रहने वाला है। बात क्लियर हो गई सबके दिमाग में? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता डेनियल गोलमैन के संवेगात्मक बुद्धिमत्ता प्रतिमान में शामिल नहीं है? देखो, संवेगात्मक बुद्धिमान प्रतिमान में डेनियल गोलमैन ने क्या क्या बताया? डेनियल गोलमैन कहते हैं कि स्वयं के और दूसरों के संवेगों को समझने, नियंत्रित करने, व्यवस्थित करने और उनके साथ व्यवहार करने की योग्यता को संवेगात्मक बुद्धि कहते हैं। संवेगात्मक बुद्धि की अवधारणा सन 1990 में अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पीटर सैलोबी और जॉन मेयर ने दी। इस पर विस्तार से चर्चा की थी। डेनियल गोलमैन ने इसका व्यापक प्रचार किया और डेनियल गोलमैन ने संवेगात्मक बुद्धि पे बुक लिखी, जिस बुक का नाम था इमोशनल इंटेलिजेंस व्हाई इट कैन मैटर मोर देन आईक्यू। इस पुस्तक में इन्होंने संवेगात्मक बुद्धि में कितने एलिमेंट बताए? इस पुस्तक में इन्होंने संवेगात्मक बुद्धि में जो है 5 एलिमेंट बताए। कितने एलिमेंट बताए? 5। कौन कौन से 5 एलिमेंट थे संवेगात्मक बुद्धि के? तो संवेगात्मक बुद्धि में इन्होंने 5 एलिमेंट जो है वो बताए। कौन कौन से 5 एलिमेंट थे? नंबर 1, पहला जो एलिमेंट था, ठीक है, पहला जो एलिमेंट था वो था सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन। ठीक है, पहला क्या था? सेल्फ अवेयरनेस था, सेल्फ रेगुलेशन था, सेल्फ मोटिवेशन, एम्पैथी और सोशल स्किल्स। ठीक है ना? तो अब वो पूछ रहा है कि संवेगात्मक बुद्धि में कौन सा शामिल नहीं है? तो संवेगों का प्रबंधन इसमें शामिल है। ठीक है, संवेगों का आत्मसात करना। क्या संवेगात्मक बुद्धि में संवेगों का आत्मसात करना है? नहीं, संवेगों की पहचान है, संवेगों को जानना है। इसका मतलब करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। तो संवेगात्मक बुद्धि में प्रतिमान में क्या शामिल नहीं है? संवेगों का आत्मीकरण जो है इसमें शामिल नहीं है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहने वाला है गुरुजी। अगला सवाल ये रहा, यूडीएल का पूर्ण रूप क्या है? यूडीएल, ठीक है, आप सब लोगों को पता है यूडीएल क्या है? एक तरह का लर्निंग डिजाइन है। यूडीएल क्या है? एक तरह का लर्निंग डिजाइन है जो एक साथ एक जैसा बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार किया गया था। तो यूडीएल का फुल फॉर्म क्या यूनिक एंड डिफरेंशियल लर्निंग है? नहीं। क्या यूडीएल का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म एंड डाइवर्स लर्निंग है? नहीं। ठीक है, तो क्या यूडीएल का फुल फॉर्म अनडिस्ट्रिक्ट लर्निंग है? नहीं। यूडीएल का मतलब है यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। ठीक है, यूडीएल क्या है? यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। ठीक है, तो यूडीएल का फुल फॉर्म क्या है? तो यूडीएल का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। एकदम करेक्ट आंसर होगा। यूडीएल के बारे में आप लोगों को बता दूं, ठीक है, बच्चों को एक साथ बच्चों को पढ़ाने की एक आर्ट है। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम सब बच्चों को समानता के साथ, समावेशी के साथ जो है पढ़ाते हैं। इसको यूडीएल हम लोग कहते हैं। तो यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, टीचर एक इस तरह का डिजाइन पैटर्न विद्यालय में तैयार करवाता है जिसमें सभी तरह के बच्चे एक साथ बैठकर पढ़ सकें ताकि भेदभाव रहित शिक्षा जो है वो हो सके। तो 4 इसका राइट आंसर जो है वो रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपलब्धि प्रेरणा की आवश्यकता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा उन छात्रों का लक्षण नहीं है जो मानते हैं कि बुद्धि परिवर्तनशील है और अनुभवों और प्रयासों से इसमें वृद्धि हो सकती है? क्या होगा 42 का राइट जो है आंसर? देखो, उपलब्धि अप्रेरणा की आवश्यकता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा उन छात्रों का लक्षण नहीं है जो मानते हैं कि बुद्धि परिवर्तनशील है? बुद्धि कैसी है? परिवर्तनशील, और अपने अनुभवों और प्रयासों से इसमें वृद्धि हो सकती है। इसमें बाह्य नियंत्रण केंद्र की प्रवृत्ति होती है। बिल्कुल ठीक है। देखो, अब ये ऑप्शन देखना, चुनौतियों का सामना करने पर वे अपने प्रयासों को बढ़ाते हैं, वे नई रणनीति विकसित करते हैं और नए कार्यों में संलग्न होते हैं। ठीक है, उनमें आंतरिक नियंत्रण केंद्र की प्रवृत्ति होती है। अब हमें इसमें क्या बताना है? हमें बताना है कि उपलब्धि अप्रेरणा की आवश्यकता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा उन छात्रों का लक्षण नहीं है? ठीक है, लक्षण नहीं है जो मानते हैं कि बुद्धि परिवर्तनशील और अनुभवों और प्रयासों से वृद्धि हो सकती है। ऐसा लोग, ऐसे बच्चे जो ये मानते हैं कि बुद्धि वातावरण से आती है और अगर हम अपने अनुभव अभ्यासों को बढ़ाएं तो हमारी बुद्धि में भी वृद्धि हो सकती है। तो कौन सा सिम्टम्स, कौन सा लक्षण
इनमें से उन बच्चों का नहीं है। अब आप एक बात बताइए, जो बच्चे ये मानते हैं कि बुद्धि वातावरण से अर्जित होती है, उनमें आंतरिक नियंत्रण केंद्र की प्रवृत्ति होती है? बिल्कुल होती है। तो ये तो उनका लक्षण है, ये तो उनका लक्षण है। वे नई रणनीति विकसित करेंगे और नए कार्यों में संलग्न होंगे, बिल्कुल, तो ये भी उनका लक्षण है। ठीक है, चुनौतियों का सामना करने पर वे अपने प्रयासों को बढ़ावा देते हैं, ये भी उनका लक्षण है। लेकिन इनमें बाह्य नियंत्रण केंद्र की प्रवृत्ति होती है, ये इनका लक्षण नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1, जो है एकदम राइट आंसर रहने वाला है। क्लियर? तो 1 नंबर इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपके सामने ये रहा 43। अभी कथन ए, वैयक्तिक भिन्नता प्रवृत्ति और पालन पोषण दोनों का परिणाम है। कारण, जो लोग यह मानते हैं कि व्यक्तिगत व्यवहार पूरी तरह से आनुवंशिक कारकों द्वारा नियंत्रित होता है, उसे नेटिविस्ट कहा जाता है। देखो, अब हमें इसमें देखना है कि 4 विकल्प दिए गए हैं, हमें बताना है कि सही है या दोनों सही है या व्याख्या करता है या नहीं करता है। देखो, व्यक्तिगत भिन्नता प्रकृति और पालन दोनों का परिणाम है। देखो, इंडिविजुअल डिफरेंस में आनुवंशिकता का भी फर्क पड़ता है और वातावरण का भी फर्क पड़ता है। तो व्यक्तिगत भिन्नता प्रकृति भी और वातावरण दोनों का परिणाम है, ये बात एकदम गुरुजी सही है। ठीक है ना? जो लोग ये मानते हैं कि व्यक्तित्व व्यवहार जो है पूरी तरह से आनुवंशिक, तो पूरी तरह से आनुवंशिकता पर आधारित नहीं होता है गुरुजी, ये बात गलत है। ठीक है, पूरी तरह से आनुवंशिकता पर निर्भर जो है वो नहीं होता है। तो इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, माफ करना, ठीक है, दोबारा देखते हैं। जो लोग ये मानते हैं कि व्यक्तिगत व्यवहार पूरी तरह से आनुवंशिक कारकों पर नियंत्रित होता है, ठीक है, उन्हें नेटिविस्ट कहते हैं। हाँ, उन्हें नेटिविस्ट तो कहा जाता है। ठीक है, हमने यहां तक ही पढ़ लिया था, पूरा स्टेटमेंट यहां तक है, तो उन्हें नेटिविस्ट कहा जाता है। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई साहब, स्टेटमेंट नंबर ए एकदम सही है और आर भी सही है, लेकिन आर जो है वो ए की व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि ये व्यक्तिगत भिन्नता की व्याख्या नहीं है, ये तो नेटिविस्ट की व्याख्या कर रहा है। इसका मतलब ए और आर दोनों सही और आर ए की व्याख्या नहीं है। तो ए और आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ये गलत हो जाएंगे सबके सब। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है एकदम राइट आंसर इसका रहेगा। क्या कह रहा है अगला सवाल 44 आपके सामने। यहां 21वीं सदी के कौशल दिए गए हैं और उनकी कुछ विशेषता दी गई है और हमें उनका मिलान करना है। ठीक है, सहयोग। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है? सहयोग। तो सहयोग में अगर आप देखेंगे तो अपनी इच्छाओं को व्यक्त करने की क्षमता, ठीक है, संचार, प्रभावी ढंग से मिलकर काम करने की, तो प्रभावी ढंग से मिलकर काम करने की क्षमता को हम सहयोग कहेंगे कि नहीं कहेंगे? आपस में मिलजुल कर काम करने की क्षमता को सहयोग करेंगे। और अपने विचारों को अभिव्यक्त करना क्या कहलाएगा? संचार कहलाएगा। ये बात सही है। टीम का नेतृत्व करना नेतृत्व कहलाएगा और सोचने के नए तरीके नवाचार कहलाएंगे। ठीक है, तो सोचने के नए तरीकों को खोजना और विकसित करने की क्षमता क्या कहलाएगा? नवाचार। तो सहयोग किसे कहते हैं? प्रभावी ढंग से मिलकर काम करने की क्षमता सहयोग। संचार, अपनी इच्छाओं को व्यक्त करने की क्षमता संचार। ठीक है, नवाचार, सोचने के नए तरीकों को खोजने और विकसित करने की क्षमता। और नेतृत्व, टीम का नेतृत्व करने की क्षमता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए के अंदर आएगा गुरुजी सेकंड, बी के अंदर आएगा गुरुजी फर्स्ट, सी के अंदर आएगा गुरुजी 4 और डी के अंदर आएगा गुरुजी 3rd। ये जो है राइट आंसर इसका रहने वाला है। क्लियर सबके माइंड में? ठीक है, तो ए में सेकंड ये रहा, बी में फर्स्ट ये रहा, सी में 3rd ये रहा, सी में 4 ये रहा और ये। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है एकदम करेक्ट आंसर इसका रहने वाला है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहने वाला है। अगला सवाल गुरुजी आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्या कह रहा है गुरुजी? निम्नलिखित सृजनात्मक कौशलों का उनके संबंधित प्राथमिक कार्यों से मिलान करना है। देखो, जिज्ञासा क्या होता है, कल्पना क्या होता है, खुली विचारशीलता क्या होती है और समस्या समाधान क्या होता है। पहचान, प्रतिक्रिया एवं समाधान प्रस्तुत करना, पूछताछ और अवलोकन, विचार रखने एवं सर्वोत्तम विचारों का चयन करना, ध्यान से सुनने और अलग ढंग से सोचना। ठीक है, क्या इसका करेक्ट आंसर जो है वो रहने वाला है? तो देखो, जिज्ञासा किसे कहें? पूछताछ और अवलोकन करना जिज्ञासा कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें कल्पना किसे कहेंगे? विचारों को रखना और सर्वोत्तम विचारों का चयन करना कल्पना कहलाएगा।
ठीक है कि नहीं, ये हमें ध्यान रखना है। फिर हम देखेंगे खुली विचारशीलता, ध्यान से सुनना और अलग ढंग से सोचना, और समस्या समाधान में क्या आएगा, पहचान, प्रतिक्रिया और समाधान प्रस्तुत करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है गुरुजी, ठीक है, ए के अंदर सेकंड, ठीक है, बी के अंदर जो है आपका थर्ड, ठीक है, और सी जो है उसके अंदर रहेगा आपका 4, और डी के अंदर जो है आप लोगों का रहेगा फर्स्ट। तो करेक्ट आंसर आपका ये रहने वाला है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, ए में सेकंड, देखो ये रहा ए में सेकंड, बाकी में तो किसी में ही नहीं है, ठीक है। तो ये उत्तर हो गया 2, ठीक है, और बी में थर्ड, सी में 4, डी में फर्स्ट। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम करेक्ट आंसर रहने वाला है, ठीक है। तो ये आपके पेपर का सॉल्यूशन, खूब शानदार आप लोगों का पेपर रहा, अच्छा पेपर आप लोगों का हुआ है, बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है। तो उत्कर्ष परिवार की तरफ से आप लोगों के बाकी के एग्जाम्स के लिए बहुत सारा बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। उत्कर्ष पर बहुत सारा प्यार, स्नेह, सम्मान बनाए रखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आज के सेशन में इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए। उत्कर्ष के टीचिंग एग्जाम चैनल पर बहुत सारे कंपटीशन की आपको निःशुल्क तैयारी करवाई जा रही है, आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जो विद्यार्थी पहली बार पधारे हैं उत्कर्ष के साथ जुड़िए, बहुत शानदार जो हम लोग तैयारी करवा रहे हैं आप लोगों के लिए, तो जरूर इसका लाभ आप सब लोगों ने उठाना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, धन्यवाद।